अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये उन दिनों का वाक़या है जब सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई हुई थी। गोया उसने अपनी गुज़िश्ता तमाम ज़ुल्मतों के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। इस हलाकत खेज़ अफरा तफरी ने अवामुन्नास के अलावा धरती को भी बेपनाह नुकसान पहुँचाया था। इन दिनों मेरी तैनाती एक ऐसे कस्बे में थी जो दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़ था। अगरचे मौसम बरसात और सैलाब के ज़माने को गुज़रे 2-2.5 माह का अरसा बीत चुका था, ताहम इनकी दिल खोल कर की जाने वाली कार्रवाइयों के आसार अभी तक मादूम नहीं हुए थे और देखने वालों को दर्स इबरत देते थे। ऐसे दर्स और सबक सिर्फ इन्हीं लोगों पर असर करते हैं जिनमें इस्लाह का रुझान पाया जाता हो या फिर कुदरत जिसको हिदायत देना चाहती हो, वरना ये मामला बहुत ही नाजुक और आसानी से समझ में ना आने वाले होते हैं। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक चौंका देने वाली इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। मैं कमरे में आकर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मलिक साहब, आज सुबह एक नौजवान औरत की लाश मिली है। यह खासी सनसनीखेज इत्तला थी जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। कौन है वो औरत? मैंने कांस्टेबल से पूछा। और उसकी लाश कहाँ से मिली है? पता नहीं जनाब, वो बदकिस्मत औरत कौन है? कांस्टेबल ने बताया। वो इस इलाके की नहीं लगती। इसकी लाश इस वक्त दरिया के किनारे पर पड़ी है। ठीक है, तुम कदीर खान को मेरे पास भेजो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। ओके सर, कांस्टेबल ने फर्माबरदारी से कहा और कमरे से निकल गया। कदीर खान एक चुस्त और मामला फहम पुलिस एहलकार था। एएसआई के ओहदे तक पहुंचा था। वो मेरी गुड बुक्स में था। थोड़ी देर के बाद वो मेरे सामने खड़ा था। जी मलिक साहब, हुक्म, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। हुक्म नहीं, ड्यूटी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। कार्य सरकार के सिलसिले में दरिया की तरफ जाना है। सुना है उधर किसी जवान औरत की लाश मिली है। जी मलिक साहब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं आपकी आमद का इंतज़ार कर रहा था। जाए बकुआ पर जाने की तैयारी मुकम्मल है। अब आगे जो आपका हुक्म। बात ख़त्म करके वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। जब तैयारी मुकम्मल है तो फिर देर किस बात की, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा और उठकर खड़ा हो गया। हमें फौरी तौर पर रवाना हो जाना चाहिए। मेरे थाने से दरियाए चनाब का किनारा लगभग 3.5 फर्लांग के फासले पर था। माह नवंबर का आगाज़ हो चुका था। फिज़ा में अच्छी खासी खून की रची बसी थी। धूप अगरचे मौजूद थी, ताहम इसमें तपिश नाम की कोई शय नहीं पाई जाती थी। कमोबेश 10 बजे में जाए वकुआ पर पहुंच गया। इस जवान औरत की लाश एक चारपाई पर चादर के नीचे ढकी हुई पड़ी थी। वहां चारपाई के आसपास दर्जन भर से ज़्यादा अफराद जमा थे और मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयाँ कर रहे थे। पुलिस की आमद पर वो लाश वाली चारपाई से दूर हट गए। मैंने आगे बढ़कर औरत की लाश के मुंह से चादर हटाने का कस्द किया ही था कि अकब में उभरने वाली एक संजीदा आवाज़ ने मेरे हाथों को ब्रेक लगा दी। थानेदार जी, ज़रा ख्याल से, इस बदकिस्मत औरत के जिस्म पर लिबास नहीं है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और मुड़कर तंबी करने वाले शख्स की तरफ देखा। इसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। उसने तहमद के ऊपर पापलेन का कुर्ता पहन रखा था। सूरज शक्ल से वो कोई खेत मजदूर नज़र आता था। मैंने जब सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वो जहांदीदा शख्स मेरी निगाह के मफहूम को फ़ौरन भाप गया और जल्दी से बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम अल्लाह बख्श है। दरिया से मछलियाँ पकड़कर इन्हें बाज़ार में फ़रोख्त करना मेरा रोज़गार है। इस औरत की लाश सबसे पहले मैंने ही देखी थी। मैंने अल्लाह बख्श मछेरे को गर्दन की जुम्बिश से अपने पास बुला लिया और आहिस्तगी इस बदनसीब औरत के चेहरे पर से चादर हटा दी। अगले ही लम्हे मुझे हैरत का एक झटका लगा। इसमें हैरत और अफसोस का अंसर दोनों शामिल थे। इस बदकिस्मत की उम्र 20 और 25 के दरमियान रही होगी। अगरचे इसकी आंखें बंद थीं, ताहम चेहरे के नकूश से वो एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत नजर आती थी। इसके बेजान चेहरे पर अजियत के आसार मुंजमद होकर रह गए थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि इसकी जान बड़े कर्बनाक हालात में निकली होगी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वो कसम पुरसी और लाचारी की इंतहा को छू गई होगी। अल्लाह बख्श के अलावा एएसआई कदीर खान भी मेरे नज़दीक ही खड़ा था।
اس نے خیال آرائی کی۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ خودکشی کا معاملہ لگتا ہے۔ اس عورت نے دریا میں کود کر اپنی جان دے دی ہے۔ قدیر خان، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تم سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ اس عورت کے چہرے پر موجود کرب سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ یہ خودکشی کا کیس نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کو باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ تھانے دار جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ بخش مچھیرا میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا، میرا پانی کے ساتھ سال ہا سال کا ساتھ ہے۔ دریا میں ڈوب کر مرنے والوں میں زیادہ تعداد ان افراد کی ہوتی ہے جو شوقیہ وہاں نہانے جاتے ہیں اور انہیں تیراکی کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا۔ خودکشی کی وارداتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اور ایک خاص بات، وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، خاص بات یہ کہ خودکشی کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، وہ بنا کپڑوں کے دریا میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ اللہ بخش مچھیرے نے بڑی نکتے کی بات اٹھائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں نے مردہ عورت کے چہرے سے چادر اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے تھے تو اللہ بخش نے مجھے بتایا تھا کہ عورت بے لباس ہے۔ عورت کی لاش کو دریا سے نکالنے کا سہرا اللہ بخشی کے سر جاتا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اللہ بخش، تم نے کب اور کیسے اس عورت کی لاش کو دریا سے نکالا تھا؟ جناب، میں اپنے معمول کے مطابق آج بھی صبح اپنے جال اور دیگر ساز و سامان کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے دریا پر پہنچا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، پھر جیسے ہی میں نے جال کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا، میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ حیرت اور الجھن نے مجھے جال پھینکنے کی مہلت نہیں دی اور میں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دریا کے اس حصے کو دیکھنے لگا جہاں اس عورت کی بے لباس لاش پڑی تھی۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے دریا میں پانی کا وہ بہاؤ دیکھنے میں نہیں آتا جو موسم گرما میں نظر آتا ہے۔ دریا کی سست روی کے باعث اس عورت کی لاش کنارے پر آ لگی تھی۔ یہ دریا کا وہی حصہ تھا جہاں میں جال ڈال کر مچھلیاں پکڑتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو وہ مقام دکھاتا ہوں جہاں اس عورت کی لاش آ کر رک گئی تھی۔ میں ضرور اس جگہ کا معائنہ کروں گا، لیکن پہلے چند ضروری باتیں ہو جائیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر مچھیرے سے پوچھا، کیا تم نے اکیلے ہی اس عورت کی لاش کو دریا سے نکالا تھا یا کسی اور نے بھی اس سلسلے میں تمہاری مدد کی تھی؟ تھانے دار جی، میں ایک بے لباس عورت کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ قریبی کھیتوں میں چند لوگ کام کر رہے تھے، میں نے آوازیں دے کر انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ایک بندہ بھاگا بھاگا اپنے گھر کی طرف گیا اور ایک چارپائی اور چادر اٹھا لایا۔ اس دوران میں ہم دو بندوں نے کسی طرح کھینچ کھانچ کر اس عورت کو دریا سے باہر نکال لیا اور جیسے ہی چارپائی آئی، ہم نے اس بدنصیب کو چارپائی پر ڈال کر چادر سے ڈھک دیا اور ایک بندے کو تھانے کی جانب دوڑا دیا تاکہ اس واقعے کی اطلاع آپ کو دی جا سکے۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ یہ کل کہانی نہیں بلکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، میں نے اللہ بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے اس عورت کو دریا سے نکال کر چارپائی تک پہنچایا ہے، کیا تم نے اس کے جسم پر چوٹ یا زخم کے نشانات بھی دیکھے ہیں؟ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بس میری نظریں زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں کسی عورت کو اس حالت میں دیکھوں، بس جیسے تیسے میں نے عورت کی لاش کو چارپائی تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ بخش مچھیرا ایک شریف النفس انسان تھا اور سچائی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ مجھ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس عورت کے چہرے پر جس نوعیت کے تاثرات دیکھے تھے، اس کی روشنی میں لاش کا تفصیلی طبی معائنہ بہت ضروری تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بدبخت کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے ان اندازوں کی زیادہ بہتر انداز میں تصدیق کر سکتی تھی۔ فوری طور پر سب سے اہم معاملہ اس عورت کی شناخت کا تھا۔ اس دوران میں جائے وقوع پر 20-25 افراد جمع ہو چکے تھے، تاہم وہ لوگ متوفی عورت کی چارپائی سے کافی فاصلے پر کھڑے باہمی گفتگو میں مختلف قسم کی خیال آرائیاں کر رہے تھے۔ میں نے باری باری انہیں پاس بلا کر مردہ عورت کا چہرہ دکھایا تاکہ شناخت کا مراحل طے ہو سکیں۔
लेकिन आधे घंटे की इस शनाख्त परेड के बाद कोई मुस्बित नतीजा बरामद नहीं हुआ। ताहम ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि इस औरत का हमारे कस्बे से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं था। चनाब का बहाव मशरिक से मगरिब की सिमत था। इसका मतलब था कि वो नामालूम मकतूला बालाई तरफ से पानी के साथ बहते हुए हमारे इलाके में पहुंची थी। मेरी मालूमात के मुताबिक मशरक की जानिब यानी दरिया के बालाई हिस्से की तरफ सबसे नज़दीकी गांव लगभग 8 मील के फासले पर वाक़ था। इस गांव का नाम करम कोट था। वहां का करता धरता नंबरदार राना नवाज मेरे शनासाओं में शुमार होता था। अगर ये फर्ज कर लिया जाता कि इस नामालूम औरत की लाश को करम कोट के इलाके से दरिया बुर्द किया गया था तो फिर मुझे तफ्तीश के लिए करम कोट का रुख करना था। अगर इधर भी इस औरत के हवाले से कोई सुराग न मिलता तो फिर मशरक के बईद यानी मजीद पीछे की तरफ जाना था, क्योंकि ये बात तो तय थी कि औरत की लाश मशरक की सिम से बहते हुए हमारे इलाके में पहुंची थी और करमकोट से हमारे कस्बे के दरमियान और कोई गांव देहात नहीं पड़ता था। मैंने अल्लाह बख्श से पूछा, तुमने लगभग कितने बजे औरत की लाश को देखा था? 7 बजे होंगे जी, उसने एक लम्हा सोचने के बाद जवाब दिया। मैं इसी वक्त दरिया पर पहुंचा था जनाब। इन दिनों दरिया पूरी तरह पानी से भरा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से पानी की रफ्तार खासी सुस्त नजर आ रही थी। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक दरिया के पानी की रफ्तार 5-6 मील फी घंटा रही होगी। अगर मछेरे अल्लाह बख्श ने 7 बजे इस नामालूम औरत की लाश को दरियाफ्त किया था तो इसका मतलब यही था कि 5 बजे के बाद ही इस बदकिस्मत को करमकोट से दरिया बुर्द किया गया होगा। करमकोट के हवाले से ये मेरा कयास था। ऐन मुमकिन था कि वो औरत दूर कहीं पीछे से पानी में बहते हुए हमारे इलाके में पहुंची हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं था कि वो हमारे इलाके में पहुंचते ही अल्लाह बख्श की नज़र में आ गई हो। यह भी हो सकता था कि वो लाश अल्लाह बख्श की आमद से बहुत पहले वहां पहुंच गई हो। अल्लाह बख्श, मैंने मछेरे की तरफ देखते हुए कहा, तो मुझे वो जगह दिखाओ जहां से इस औरत की लाश को निकाला गया है। आए जी मेरे साथ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला और दरिया के किनारे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैंने एएसआई कदीर खान को चरपाई के पास रुकने के लिए कहा और खुद अल्लाह बख्श की तकलीद में दरिया की सिमत बढ़ गया। वो मुझे अपने साथ इस मकाम तक ले गया जहां खड़े होकर वो दरिया में जाल फेंका करता था। मैंने यहाँ खड़े खड़े इस औरत की लाश देखी थी थानेदार साहब, वो दरिया के अंदर उस जगह की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ पड़ी थी वो। मैंने मछेरे के इशारे की तकलीद में निगाह दौड़ाई तो चौंक उठा। अल्लाह बख्श एक टीकरी पर खड़े होकर दरिया में जाल फेंका करता था। वो जहाँ जाल डालता था वहाँ दरिया के कटाव की वजह से एक नन्ही मुन्नी सी खाड़ी बन गई थी और पानी भी रुका हुआ था। इसी रुके हुए पानी की वजह से वहाँ मछलियाँ आकर जमा हो जाती होंगी। अगर इस औरत की लाश इस कटाव वाले मकाम से मिली थी तो फिर ये कहना या बताना आसान नहीं था कि वो कब वहाँ पहुँची होगी। ऐन मुमकिन था वो लाश सरे शाम ही वहाँ आकर फंस गई हो। मैंने टीकरी पर खड़े खड़े अल्लाह बख्श से सवाल किया, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया था कि 2 बंदों ने खींचकर उठाकर इस औरत की लाश को चरपाई तक पहुँचाया था। दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? इस बंदे का नाम फीका है जी। फीका कोचवान, मछेरे ने जवाब दिया। क्या फीका कोचवान भी इन लोगों के अंदर मौजूद है? थोड़ी देर पहले तो था जनाब, वो वहाँ मौजूद। लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मगर अब नज़र नहीं आ रहा। फिर इसने बाकायदा आवाज़ भी दे डाली, ओए फीके इधर आ। मगर फीका कोचवान वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे बताया गया कि वो अपने घर जा चुका है। मैंने फीके से पूछगछ वाला मामला बात पर छोड़ा और मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद नामालूम मकतूला औरत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। अगले रोज़ मैं एएसआई कदीर खान को थाने में छोड़कर कांस्टेबल बासित अली के साथ मौजा करमकोट की तरफ रवाना हो गया। करमकोट हमारे कस्बे से 8 मील के फासले पर मशरकी सिमत में वाक़ एक छोटा सा गांव था जो दरियाए चनाब के किनारे से महज 1 फरलांग की दूरी पर था, और ये 1 फरलांग खेतों पर मुश्तमिल इलाका था। जैसा कि मैंने बताया, करमकोट एक छोटा सा गांव था, ज़्यादा से ज़्यादा 60 घर होंगे। वहाँ नंबरदार राना नवाज इन 200-250 नफूस की आबादी के लिए चौधरी की हैसियत रखता था। मेरी चूँकि राना नवाज से पुरानी शनासाई थी, इसलिए हमें फ़ौरन ही उसकी हवेली की बैठक में पहुंचा दिया गया।
اور اس سے پہلے کہ رانا خود بیٹھک میں داخل ہوتا اس کے ملازموں نے ہماری خاطر تواضع کے لیے کھانے پینے کا اچھا خاصا سامان بھی لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رانا نواز بیٹھک کے دروازے پر نمودار ہوا اور السلام علیکم کا نعرہ لگاتے ہوئے اندر آ گیا۔ ہم وعلیکم السلام کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے باری باری ہم دونوں سے بڑا گرم جوش مصافحہ کیا، پھر ہمارے سامنے بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں بولا، یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ پہلے تو اس کی بات میرے پلے نہ پڑی، لیکن جب میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا تو صورتحال واضح ہو گئی۔ اس کا اشارہ ہمارے سامنے میز پر سجی اللہ کی نعمتوں کی طرف تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو انتظار نہیں کراتے ملک صاحب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بسم اللہ کریں جناب، باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں اور ہوتی ہی رہیں گی۔ جی ہاں رانا جی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں کو میز کی جانب جنبش دیتے ہوئے کہا، جب تک انسان زندہ رہتا ہے باتوں کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ میری دیکھا دیکھی کانسٹیبل باسط علی نے بھی سارے تکلفات کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور اس کار خیر میں رانا نواز بھی حصہ بقدر جثہ شامل ہو گیا تھا۔ رانا ڈیل ڈول والا ایک ہٹا کٹا شخص تھا اور اسے کھانے اور کھلانے کا بہت شوق تھا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ جن لوگوں کو کھانے کا ذوق ہوتا ہے وہ کھانا پکانے کے بھی بہت شوقین ہوتے ہیں۔ رانا بھی بدست خود بہت سی ڈشیں بنانے میں ید طولہ رکھتا تھا، جن میں پائے کا نمبر سب سے اوپر تھا۔ لگتا ہے کسی خاص معرکے پر آج آپ نکلے ہوئے ہیں؟ رانا نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کسی خطرناک مجرم کو کھوجتے ہوئے آپ یہاں پہنچے ہوں گے، ورنہ… اس نے لمحاتی توقف کر کے ٹٹولنے والے انداز میں مجھے دیکھا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ورنہ آپ کے پاس اتنی فرصت کہاں کہ صرف میل ملاقات کے لیے آپ باوردی میرے پاس چلے آئیں؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے رانا جی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ پیشہ ورانہ مصروفیت کہیں آنے جانے اور ملنے ملانے کا موقع نہیں دیتی۔ اس وقت بھی میں کار سرکار پر ہی ہوں، مگر یہ کسی خطرناک مجرم کی گرفتاری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تلاش گمشدہ کا قصہ ہے۔ تلاش گمشدہ؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، یہ کس قسم کا قصہ ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میرے اندازے کے مطابق کرم کوٹ کی آبادی 200-250 افراد سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جی آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، 250 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 300 ہوگی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے رانا جی، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ان 300 میں سے اگر ہم ایسے 100 افراد کو الگ کر دیں جن کی عمریں 15 یا اس سے کم ہیں تو باقی 200 رہ جائیں گے، ہے نا؟ جی بالکل، اس نے مختصر سا جواب دیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، رانا جی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ باقی بچے رہنے والے 200 افراد میں 100 عورتیں اور 100 مرد ہیں۔ ان 100 عورتوں میں سے مجھے ایک ایسی جوان عورت کی تلاش ہے جو خوبصورت اور دلکش بھی ہو مگر اس وقت گاؤں میں موجود نہ ہو۔ تلاش گمشدہ کے الفاظ میں نے اسی عورت کے لیے استعمال کیے ہیں۔ مگر وہ ہے کون؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو آپ پتہ کر کے بتائیں گے رانا جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کرم کوٹ کے کرتا دھرتا ہیں، گاؤں کی 100 عورتوں کو چیک کرا کے یہ معلوم کرنا کہ ان میں سے کون گاؤں میں موجود نہیں، یہ آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا؟ بالکل مشکل نہیں ہے ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ معلومات حاصل کر لوں گا، مگر آپ بھی بجھارتے نہ ڈالیں، صاف صاف بتائیں کہ تلاش گمشدہ کے پیچھے کون سی کہانی ہے۔ میں نے نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں رانا نواز کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے نہایت توجہ سے میری بات سنی، پھر ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پنڈ کی کسی عورت نے دریا میں کود کر خودکشی کی ہے؟ خودکشی نہیں رانا جی، قتل کہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرے پیشہ ورانہ تجربے کے مطابق اس عورت کو باقاعدہ موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد دریا برد کیا گیا ہے، اور ویسے بھی… میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک مضمحل سی سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ویسے بھی ظالم ماں باپ سے عاجز یا سسرال کی ستائی ہوئی جو عورتیں دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں، ان کے جسم پر لباس بہرحال موجود ہوتا ہے
और वो खुद को सुपुर्द मौत करने से पहले बेलिबास होकर दरिया में नहीं कूदा करती। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें राणा जी। वो गहरी सोच में डूब गया, फिर सरसराते हुए लहजे में बोला, आपकी बात में वजन है मलिक साहब। गोया आपका मतलब यह है कि जिस जवान औरत की लाश आपको अपने इलाके से मिली है, उसका ताल्लुक हमारे पिंड से है और उसे कत्ल करने के बाद करमकोट से दरिया में फेंका गया है। इस इम्कान को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना राणा साहब। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, हमारे इलाके से लाश मिलने का मतलब यह है कि वो कहीं पीछे से बहते हुए वहां तक पहुंची है। इस जानिब सबसे पहले आपका गांव करमकोट ही पड़ता है, इसीलिए मैंने तफ्तीश का आगाज यहाँ से किया है। आप अपने गाँव को चेक तो कराएं। राणा नवाज नंबरदार ने माकूलियत का मुजाहरा करते हुए अपने 2 खास बंदों को बुला लिया, फिर इन्हें मेरे सामने ही हंगामी हिदायत देकर रवाना कर दिया। इन बंदों ने राणा को यकीन दिलाया था कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। हमारे दरमियान दोबारा इस नामालूम मकतूला औरत के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई। ये भी तो हो सकता है मलिक साहब, राणा नवाज ने गहरी संजीदगी से कहा, इस बदनसीब औरत को कहीं पीछे से दरिया में फेंक दिया गया हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन तफ्तीश का तकाजा यही है कि मैं सबसे पहले आपका गांव चेक करूं। अगर यहां से क्लियरेंस मिल जाती है तो फिर मैं मजीद पीछे जाऊंगा। मलिक साहब, फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो तशवीश भरी नज़र से मुझे देखने लगा। कैसी मुश्किल राणा जी? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। हमारे गांव से आप ऊपर मशरिक की तरफ जाएंगे तो पहला गांव 10 मील के फासले पर पड़ेगा, वो वजाहत करते हुए बोला। फिर इसके बाद अगला गांव 15 मील पर है, इससे अगला गांव 8 मील दूर, और इसके बाद फिर बॉर्डर तक कोई गांव नहीं है। क्या आप इस औरत का अता पता ढूंढते हुए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाने का इरादा रखते हैं? मैं ना तो कोई ऐसा इरादा रखता हूँ और ना ही इंशाअल्लाह इसकी ज़रूरत पेश आएगी, मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा। इस नामालूम मकतूला औरत का ताल्लुक इसी धरती से है, और जहाँ तक मुश्किल हो जाने का सवाल है तो मैंने फ़र्ज़ की बजा आवरी के दौरान में कभी आसान और मुश्किल में फ़र्क नहीं किया। अल्लाह आपको इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए, राना ने खुलूस से दिल से कहा। मैंने इसके खुलूस को खिराज तहसीन पेश करते हुए आमीन कहा। थोड़ी देर में राणा नवाज के बंदे वापस आ गए। राणा ने बारी बारी इनके चेहरों का जायजा लिया, फिर तहकमाना अंदाज में पूछा, क्या रिपोर्ट है? सब ठीक ठाक है राणा साहब, उनमें से एक ने बताया। ठीक ठाक से तुम लोगों की क्या मुराद है? राणा ने सवाल किया। मतलब ये जी कि गांव की सारी औरतें अपने अपने घरों में मौजूद हैं, राणा को बताया गया, इनमें से कोई एक भी कम नहीं। जब नंबरदार अपने बंदों को इस मिशन पर भेज रहा था तो इन्हें इस मामले की संगीनी के बारे में मुख्तसरन बताकर यह हिदायत भी कर दी गई थी कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यानी राणा के वो दोनों बंदे इस बात से वाकिफ थे कि कल सुबह हमारे इलाके में दरिया में से किसी खूबसूरत और दिलकश औरत की लाश मिली है। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने राणा से पूछा, राणा जी, आज नवंबर की 6 तारीख है। इस बदनसीब औरत की लाश हमें पिछले रोज़ यानी 5 नवंबर की सुबह मिली थी, और उसकी हालत से अंदाज़ा होता है कि इसे 4 नवंबर की तारीख में किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया है। राणा सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, इससे आपका क्या मतलब है जनाब? मतलब बहुत सीधा और वाज़ेह है राणा जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस नामालूम औरत की मौत 4 नवंबर को वाक़ हुई थी। आप लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गांव की सारी औरतें अपने अपने घरों में मौजूद हैं। ये भी तो हो सकता है कि 2-3 या फिर 4-5 दिन पहले कोई जवान औरत किसी दूसरे इलाके से करमकोट आई हो और फिर वापस ना गई हो। मेहमानों के हवाले से भी गाँव को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ थानेदार साहब, राणा के बंदों में से एक ने बड़े एहतराम से कहा। हमने इस बात को जहन में रखते हुए भी पूछगछ की है। फिर इस पूछगछ का क्या नतीजा बरामद हुआ? मैंने इस शख्स के चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। कोई ख़ास बात सामने आई? जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। एक बात पता तो चली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। इसमें कुछ ख़ास है या नहीं, इसका फ़ैसला मैं खुद कर लूँगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तो मुझे बताओ कि वो बात है क्या? मलिक साहब, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं इन पर बहुत भरोसा करता हूँ, और ये भी मुझ पर भरोसा करके ही यहाँ आए हैं। नंबरदार नवाज ने अपने बंदे से कहा, तुम हर बात साफ साफ इनको बता दो। ठीक है जी, मैं आपका हुक्म सर आंखों पर।
वो राणा नवाज की तरफ देखते हुए बोला, मैं थानेदार साहब को सब कुछ बता देता हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया। राणा के बंदे ने जो तफसील बताई उसका लुब्बे लुबाब कुछ इस तरह था कि करमकोट के एक घर में 1 हफ्ता पहले एक जवान और खूबसूरत औरत आई थी। वो चंद दिन इस घर में रही, फिर 2 रोज पहले वो कहीं चली गई थी। वो खूबसूरत औरत कहाँ से आई थी, किसके घर में आई थी और फिर कहाँ चली गई? मैंने इस आदमी के खामोश होने पर एक ही सांस में मुत्तईद सवालात कर डाले। इसके जवाब के मुताबिक वो खूबसूरत औरत रहमत चाची के घर में आई थी और इस रहमत चाची का घर करमकोट के आखिरी किनारे पर जोहड़ के सामने वाक़ था। इस आदमी ने बात मुकम्मल की तो मैंने राणा नवाज की तरफ देखते हुए कहा, राणा जी, मैं अभी और इसी वक्त रहमत चाची से मिलना चाहता हूँ। राणा ने अपने आदमी की तरफ देखा और पूछा, तुम सिराजे की माँ की बात कर रहे हो ना? मज़कूरा आदमी ने इस बात में गर्दन हिला दी। जी राणा जी। मलिक साहब, राणा मेरी जानिब मुतवज्जह होते हुए बोला, ये चाची रहमतें अपने बेटे सिराजुद्दीन के साथ गांव के आखिरी सिरे पर रहती है। सिराजे की शादी हो चुकी है मगर अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। लोगों का ख्याल है कि सिराजे की बीवी जमीला एक बांझ औरत है। वो सांस हमवार करने के लिए लम्हे भर को रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मलिक साहब, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं बंदे को भेजकर चाची रहमतें बल्कि इसके घर के सारे लोगों को इधर हवेली ही में बुला लेता हूँ। फिर आप इनसे जी चाहे जितनी भी पूछ प्रतीत करते रहना। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। मैंने कतई लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मैं खुद जाता हूँ और रहमतें के घर। आप अपने बंदे को मेरे साथ भेज दें ताकि वो घर की निशानदही कर सके। नंबरदार ने मेरा अटल अंदाज देखा तो बहस नहीं की और अपने बंदे को हमारे साथ रवाना कर दिया। हम हवेली से बाहर आए तो सिद्दीक कोचवान ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? शायद मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया था कि हम एक टांगे पर सवार होकर करमकोट आए थे। सिद्दीक इसी टांगे का कोचवान था। ये रफ़ीक उर्फ फीका कोचवान का बड़ा भाई था। रफ़ीक कोचवान से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। ये वही शख्स था जिसने मछेरे अल्लाह बख्श के साथ मिलकर इस नामालूम औरत की लाश को दरिया से निकाला था। तुम इधर ही टांगे के पास रुको, मैंने सिद्दीक कोचवान के सवाल के जवाब में कहा। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। जो सरकार की मर्जी, वो फर्माबरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोला। हम राणा नवाज के आदमी की रहनुमाई में करमकोट के अंदर से गुजरकर आखिरी सिरे की जानिब बढ़ने लगे। करमकोट 200-250 नफूस पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था। जल्द ही हम उस जोहड़ के करीब पहुंच गए जिसके सामने चाची रहमतें का घर वाक़ था। मेरे राणा के बंदे को फारिग कर दिया और कांस्टेबल बासित अली के हमरा मतलूबा घर की सिमत में बढ़ने लगा। वो दरअसल 2 घर थे जो पहलू ब पहलू बने हुए थे। इनमें से एक में रहमत बीवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी और दूसरे घर के बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं थी। ये ठीक है कि राणा नवाज से मेरी पुरानी शनासाई थी और इससे पहले भी मैं 2 बार करमकोट आ चुका था, मगर वो आना किसी तफ्तीश का हिस्सा नहीं था। बहरहाल रहमत बीवी के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने बासित अली से कहा, दरवाजे पर दस्तक दो। मैं खुद जरा हटकर एक तरफ खड़ा हो गया था। कांस्टेबल ने फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। थोड़ी ही देर के बाद अंदर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, कौन है? इसके साथ ही घर के सहन में किसी के चलने की आवाज़ भी उभरी। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में देर नहीं लगी कि कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। अगले ही लम्हे दरवाज़ा ज़रा सा खुला और एक औरत ने झांक कर बाहर देखा। हम पर नज़र पड़ते ही वो बेसाख्ता बोली, हाय वे रब्बा, पुलिस! जमीला, बाहर कौन है? घर के अंदर ही से एक दूसरी निस्वानी आवाज़ ने दरवाज़ा खोलने वाली से पूछा। हम दोनों इस वक्त पुलिस की वर्दी में थे, इसीलिए दरवाज़ा खोलने वाली ने हमें देखते ही हाय वे रब्बा पुलिस का नारा लगाया था। पुलिस को अचानक अपने सामने देखकर चौंक जाना तो एक आम सी बात है, मगर घबरा जाना कुछ न कुछ खास मायने रखता था। वो औरत न सिर्फ खौफजदा हो गई थी बल्कि उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश भी की थी। ताहम मैंने दरवाजे के बीच में पाँव फंसाकर उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। वो औरत दरवाजे ही में रुककर सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। अंदर वाली औरत ने उसे जमीला कहकर मुखातिब किया था। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में सिर्फ 2 औरतें रहती थीं, एक रहमत बीबी और दूसरी उसकी बहू जमीला, और यही जमीला इस वक्त मेरे सामने खड़ी थी। इसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। उसने शोख रंगों वाला भड़कीला लिबास पहन रखा था।
जो चुस्त होने की वजह से उसके बदन में फंसा हुआ था। वह एक फरबांदाम औरत थी। इस जुस्से की औरतें चुस्त लिबास पहनने से उमूमन एहतराज बरतती हैं, मगर ये जमीला तो उल्टी गंगा बहा रही थी। मैंने खंगार कर गला साफ किया और कहा, जमीला, मैं तुम्हारी सास रहमत बीबी उर्फ चाची रहमते से मिलने आया हूँ। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। अंदर से एक मरतबा फिर रहमते की आवाज़ उभरी, और जमीला, दरवाजे पर खड़ी किसके साथ कचहरी कर रही हो? बताओ तो सही, बाहर कौन है? चाची, थानेदार साहब आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, जमीला ने बाआवाज़ बुलंद कहा। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं चाची को भेजती हूँ जी, आपको चाची ही से काम है ना? मुझे तुम तीनों ही से काम है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तीनों से? वो दीदे घुमाते हुए बोली, कौन तीनों? अपनी बातचीत से जमीला खासी तेज तर्रार लगती थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बताया, जमीला, रहमत बीबी और सिराजुद्दीन उर्फ सिराजा से। अब आई समझ में बात? मगर सिराजा तो इस वक्त घर में नहीं है, वो जल्दी से बोली। आप हम तीनों से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? हमने क्या जुर्म किया है जी? मैंने अभी जुर्म और सज़ा वाली कोई बात नहीं की थी, और वो चालाक औरत जो जुर्म का जिक्र निकाल लाई थी। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए सपाट आवाज़ में कहा, जमीला, किसने किया जो जुर्म किया है, और इस जुर्म की क्या सज़ा होना चाहिए? इस बात का फैसला तो बाद में होगा। फिलहाल मैं तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, और ये ज़रूरी बातें यूँ गली में खड़े खड़े नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? जब मैं जमीला के घर के अंदर दाखिल हो रहा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे यूँ लगा जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। रहमत बीबी के घर के सामने तो बाकायदा कोई गली भी नहीं थी। वहाँ एक खुला मैदान था जिसके वसत में एक बड़ा जौहर नजर आ रहा था। गोया वहाँ किसी के छुपकर मुझे देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने अपने एहसास को वहम के खाते में डाला और घर में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर के बाद हम सब बैठक में बैठे हुए थे। हम सब से मुराद मैं, बासित अली, जमीला और उसकी सास रहमत बीबी। रहमत बीबी की उम्र 60 को छूती हुई नजर आती थी। इसकी हरकत और सकनात और देखने के अंदाज से मुझे पता चल गया कि उसकी बीनाई खासी कमज़ोर थी। वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार पुत्र, की होया है? आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? चाची, आपकी बारी भी आएगी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। पहले मैं ज़रा तुम्हारी बहू से निबट लूँ। फिर मैंने जमीला की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि दरवाजे पर 2 पुलिस वालों को खड़ा देखकर तुमने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश क्यों की थी? इस किस्म की हरकत तो वही बंदा कर सकता है जिसने कोई ख़तरनाक जुर्म कर रखा हो या जुर्म करने जा रहा हो। वो मैं आपको देखकर घबरा गई थी, वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोली। आज से पहले कभी पुलिस हमारे दरवाजे पर नहीं आई, इसलिए पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि वो नॉर्मल अंदाज में बात करने के दौरान में मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने इस पर गहरी नज़र रखते हुए सवाल किया, तुम्हारा घरवाला कहाँ गया है? वो आज सुबह हाफिज़ाबाद गया है जी, जमीला ने बताया। खैरियत? मैंने पूछा। हाफिज़ाबाद वो क्या लेने गया है? सिराजे का डंगरों का कारोबार है पुत्र, चाची रहमते ने बताया। वो माल मवेशी की खरीदारी के लिए पिंड पिंड नगर नगर घूमता रहता है। 1-2 दिन में वो हाफिज़ाबाद से वापस आ जाएगा। पर पुत्र, वो सांस संवार करने के लिए रुकी, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि हमारे घर में क्या लेने आए हो। हमसे ऐसी क्या खता हो गई कि आपको यहाँ आना पड़ा? चाची, बात दरअसल ये है कि मैं एक जवान और हसीन औरत की तलाश में करमकोट आया हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया। मुझे पता चला है कि वो औरत पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे घर में थी और 2 दिन पहले यहाँ से गई है। मैंने घुमा फिरा कर बात की थी ताकि इनकी ज़बान से सुनकर अंदाज़ा कर सकूं कि माजरा क्या है। रहमत बीबी मेरी बात के मुकम्मल होने पर जल्दी से बोली, थानेदार पुत्र, आप कहीं आपदा की बात तो नहीं कर रहे? आपदा कौन? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपदा मेरी अकलौती बेटी है जी, वो वजाहत करते हुए बोली। वही 8-10 दिन यहाँ रहकर 2 दिन पहले गई है। कहाँ गई है? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। अपने मियाँ के साथ ससुराल गई है, उसने जवाब दिया। जमीला अपनी सास की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, आपदा की उधर वजीराबाद में शादी हुई है।
अपने खामिन से लड़ झगड़ कर मैके आ गई थी। वो लगभग 10 दिन यहाँ रही है। 2 दिन पहले उसका खामिन जुबैर आया था, मना कर ले गया है। मगर आप, वो लम्हाती तवक्कुफ करके शक भरी नज़र से मुझे तकने लगी। फिर पूछा, मगर आप आबदा की तलाश में यहाँ क्यों आए हैं? सब खैरियत तो है ना? पुत्र थानेदार, सच सच बता, ये मामला क्या है? रहमत बीवी घबराए हुए लहजे में बोली, मेरी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? ऊंच नीच के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। पहले इस बात का फैसला हो जाए कि मैं जिस खूबसूरत और दिलकश औरत की तलाश में आया हूँ वो तुम्हारी बेटी आबदा ही थी या कोई और? कोई और? क्या मतलब जी? जमीला ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि जिन लोगों ने मुझे ये बताया है कि कोई खूबसूरत औरत हफ्ता 10 दिन तुम्हारे घर में रहकर गई है, वो भी करमकोट ही से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। जाहिर है वो तुम्हारी बेटी आबदा को भी अच्छी तरह जानते होंगे, मगर उन्होंने एक बार भी आबदा का जिक्र नहीं किया। इससे ये जाहिर होता है कि वो औरत मैं जिसकी तलाश में हूँ वो तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। फिर वो कौन हो सकती है? रहमत बीबी उलझन ज़दा अंदाज में बोली। यहाँ तो आबदा के सिवा और कोई आया ही नहीं। मेरा मतलब है कि कोई और औरत इस घर में नहीं आई। फिर इन लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर आबदा के सिवा कोई और औरत यहाँ नहीं आई तो फिर वो कौन थी जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? ये तो आप जाकर इन्हीं लोगों से पूछें जिन्होंने झूठ बोला है। जमीला बेजारी से बोली। हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? इन लोगों से तो मैं ज़रूर पूछूंगा, मैंने जमीला की आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा। और ये बात ज़हन-नशीन कर लो कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। परेशानी की बात तो उस वक्त होती अगर मैं तुम तीनों को थाने बुलाकर तफ्तीश करता। वो दोनों सास बहू सरासीमा नज़र से एक दूसरे को देखने लगी। मैंने जमीला की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारे घर में आबदा की कोई तस्वीर वगैरह रखी हुई है? जी, एक आध तस्वीर मिल जाएगी, उसने जवाब दिया। ठीक है, वो तस्वीर लाकर मुझे दिखाओ, मैंने कहा। जमीला उठी और बैठक से निकलकर घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। मैं इस नुक्ते पर गौर करने लगा कि राना नवाज के बंदों ने जो इतला दी थी, अगर वो रहमत बीवी के बारे में थी तो फिर आबदा का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं था। इनके अंदाज से तो यही झलकता था कि वो किसी ऐसी औरत का जिक्र कर रहे हैं जिसका करमकोट से कोई भी ताल्लुक़ ना रहा हो। खैर, इस नुक्ते को हल करने के लिए मुझे एक बार फिर राना नवाज की हवेली जाना था। थोड़ी ही देर के बाद जमीला एक तस्वीर लेकर बैठक में आ गई। मैंने उसके हाथ से वो तस्वीर लेकर बगौर उसका जायज़ा लिया। इस तस्वीर में आबदा अपने शौहर जुबैर के साथ नज़र आ रही थी। ये बात मुझे जमीला ने बताई थी कि तस्वीर में नज़र आने वाला मर्द आबदा का शौहर जुबैर है। मैं लगभग 2 मिनट तक इस तस्वीर का मुआयना करता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस नामालूम औरत की लाश अल्लाह बख्श मछेरे ने दरिया से निकाली थी वो हरगिज़ आबदा नहीं थी, वो कोई दूसरी ही बदनसीब औरत थी। जमीला ने मुझे सोचो विचार में डूबा हुआ देखा तो एक बार फिर वही सवाल कर डाला जो 2-3 मरतबा पहले भी कर चुकी थी। थानेदार जी, अब तो बता दें कि इस औरत का क्या किस्सा है जिसकी तलाश में आप करमकोट आए हैं? मैंने मुख्तसर अल्फाज में इन सास बहू को दरिया से मिलने वाली इस नामालूम खूबसूरत औरत की लाश के बारे में बता दिया और साथ ही इस बात का भी इजाफा कर दिया कि वो औरत आबदा नहीं है। ये सुनकर रहमत बीवी की जान में जान आई कि इसकी बेटी जिंदा सलामत है। आप लोग मुझे आबदा की ससुराल का एड्रेस नोट करा दो, मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मैं वजीराबाद जाकर खुद चेक करूंगा। अब किसी चेकिंग की क्या ज़रूरत है थानेदार साहब? जमीला बरहमी से बोली। आपने तो खुद तस्दीक कर ली है कि आपको जिस औरत की तलाश है वो आबदा नहीं है, मगर अभी इस उम्र की तस्दीक नहीं हो सकी कि मेरी मतलूबा औरत हफ्ते 10 दिन इस घर में रुकी थी या नहीं। मैंने तेज़ नज़र से इसे घूरते हुए कहा। तो क्या आपको हमारी बात का यकीन नहीं है? वो खफगी आमेज अंदाज में बोली। अगर हम यूं ही खामोशी और शराफत से हर किसी की बात का यकीन करने लगें तो फिर हो गई थानेदारी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप लोगों ने जो कहा वो मैंने सुन लिया। यहाँ आने से पहले मुझे दूसरे लोगों ने जो कुछ बताया था वो भी मेरे जहन में महफूज है। तहकीक और तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैंने मायना खेज अंदाज में बात अधूरी छोड़ी तो वो दोनों उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने कहा, एक बात और वो ये कि जब सिराजुद्दीन अपने कारोबारी दौरे से वापस आ जाए तो इसे मेरे पास थाने भेज देना।
मैं इससे भी पूछगछ करूँगा। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मैं आबदा की ससुराल वाक़ वज़ीराबाद का तफसीली एड्रेस नोट करके चाची रहमत के घर से निकल आया। जब मैं कांस्टेबल बासित अली के साथ रहमत बीवी के घर से निकल रहा था तो एक बार फिर वही एहसास हुआ जैसे कि कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। ऐसा एहसास उस वक्त भी हुआ था जब मैं इस घर में दाखिल हुआ था। इस बार मैंने अपने एहसास को वहम नहीं जाना और चारों जानिब निगाह दौड़ाकर ये जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन है जो चुपके चुपके मुझ पर नज़र रखे हुए है, मगर बावजूद कोशिश के मैं इस पुरस्कार नामालूम शख्सियत को तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका। मेरे इस एहसास का मामला इतना अहम नहीं था जितना कि इस नामालूम खूबसूरत औरत का सुराग लगाना जिसकी लाश गुज़िश्ता रोज़ दरिया के अंदर से मछेरे अल्लाह बख्श ने निकाली थी। लिहाजा मैं अपने जहन को झटक कर राना नवाज की हवेली की जानिब चल पड़ा। रास्ते में बासित अली ने मुझसे कहा, मलिक साहब, मुझे ऐसे लगा है कि ये दोनों औरतें आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मतलब ये कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थीं। अब तो हम इनके घर से बाहर निकल आए हैं। अगरचे मेरा ख्याल भी यही था, ताहम मैंने अपने दिली जज्बात को पोशीदा रखते हुए कांस्टेबल से पूछा, तुम्हें इनकी किस बात से ऐसा लगा है? मैंने महसूस किया है कि वो आपसे बात करते हुए बहुत घबरा रही थीं। बासित अली ने जवाब दिया। बहुत ही सोच कर और नाप तोल कर जवाब दे रही थीं। पुलिस की वर्दी की बड़ी दहशत होती है बासित अली, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बड़े बड़े पुलिस को सामने देखकर हिरासा हो जाते हैं, ये तो फिर दो औरतें हैं। हो सकता है यही बात हो, वो सादगी से बोला। मैंने कहा, बासित अली, मेरी एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो। समंदर और औरत की फितरत यह है कि ये दोनों किसी विषय को ज़्यादा अरसे तक अपने पेट में नहीं रख सकते। अगर जमीला और उसकी सास ने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की भी है तो मेरी कड़ी तफ्तीश बहुत जल्द इन्हें सब कुछ उगलने पर मजबूर कर देगी। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। हम बातें करते हुए राना नवाज की हवेली में पहुंच गए। थोड़ी ही देर के बाद मैं राना नवाज के साथ बैठक में बैठा हुआ था। कांस्टेबल बासित को मैंने बाहर टांगे में छोड़ दिया था। नंबरदार राना नवाज ने मुझसे पूछा, जी मलिक साहब, कुछ पता चला इस खूबसूरत औरत का जिसकी तलाश में आप यहाँ आए हैं? मैंने मुख्तसर अल्फाज में राना को सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर कहा, आप अपने इस बंदे को बुलाएं जिसने आकर मुझे बताया था कि चाची रहमते के घर में कई दिनों से एक खूबसूरत अजनबी औरत ठहरी हुई थी जो 2 दिन पहले चली गई है। यकीनन इसका इशारा चाची रहमते की बेटी आबदा की तरफ तो नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आबदा तो इधर करमकोट ही में पल बढ़कर जवान हुई थी और हमारी नज़रों के सामने ही ब्याह कर वो यहाँ से वजीराबाद गई है। वो जीदा और मुश्ताक़े के लिए अजनबी कैसे हो सकती है? ये जीदा और मुश्ताक़ा वही 2 बंदे थे जिन्हें राना ने नामालूम औरत के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था और जीदे ने आकर बताया था कि चाची रहमते के घर में कोई अजनबी खूबसूरत औरत हफ्ता 10 दिन ठहरी थी। अब ये जीदा ही इस बात की वजाहत कर सकता था कि उसने किस बिना पर इतनी बात कही थी। राना जी, अब जीदे को फौरन यहाँ बुलाएं, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। मैं इससे पूछगछ करना चाहता हूँ। फौरी तौर पर तो ये मुमकिन नहीं है मलिक साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। अगर आप शाम तक रुके रहते हैं तो फिर ठीक है। शाम तक रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता राना जी, मैंने 2 टोक अल्फाज में कहा। फिर पूछा कि अभी जीदा को यहाँ बुलाना नामुमकिन क्यों है? असल में थोड़ी देर पहले मैंने जीदा और मुश्ताक़े को किसी ज़रूरी काम से करमकोट से बाहर भेजा है, राना वजाहत करते हुए बोला। वो शाम तक ही वापस आएंगे। अगर आपका फौरी तौर पर वापस जाना ज़रूरी है तो आप रवाना हो जाएं, मैं जीदा को आपके पास थाने भेज दूँगा। हाँ, यही मुनासिब रहेगा, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। हमारे दरमियान मज़ीद 10-15 मिनट तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। फिर मैं वहाँ से उठ आया। राना का बड़ा शदीद इसरार था कि मैं दिन का खाना उसकी हवेली में खाकर जाऊँ, मगर मेरा जहन इस केस में इस बुरी तरह उलझा हुआ था कि मैं मज़ीद 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुक सकता था। लिहाजा वापसी की राह इख्तियार करने में मैंने ताख़ीर से काम नहीं लिया। जब हमारा टांगा दरिया के किनारे कच्चे रास्ते पर करमकोट से थाने की तरफ बढ़ रहा था तो मस्जिद में ज़ोहर की अजान की सदा गूंजने लगी। टांगे पर सवार होते ही मैंने अपने और राना के बीच होने वाली हालिया बातचीत से बासित अली को आगाह कर दिया था। थोड़ी देर के बाद बासित अली ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, नंबरदार के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब
मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपकी नज़र में वो कैसा बंदा है? अच्छा भला मानस बंदा है, मैंने उलझन सदा लहजे में जवाब दिया। मैं इसे काफ़ी अरसे से जानता हूँ। तुम किस हवाले से पूछ रहे हो? जनाब, सच्ची बात यह है कि मुझे नंबरदार में कोई गड़बड़ महसूस हो रही है। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। कैसी गड़बड़? ज़रा खुलकर बताओ। मैं सवालिया अंदाज से बासित को देखने लगा। जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला, पहले इसने अपने बंदों को गांव का सर्वे करने भेज दिया, जिसके नतीजे में जीदा एक सनसनीखेज खबर भी लाया। यूं ही महसूस हो रहा था हम यूं ही रहमते के घर में पहुंचेंगे और मसला हल हो जाएगा, मगर वहां जमीला और चाची रहमते ने जो स्टोरी सुनाई वो भी आपके सामने है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हम वापस हवेली इस नियत से आए थे कि जीदे से इस बाबत पूछताछ करेंगे, मगर हमारी आमद से कबल ही नंबरदार ने अपने दोनों बंदों को कहीं भेज दिया ताकि हम इनसे बात न कर सकें। तो तुम्हारे ख्याल में राना ने ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक राना का इस मामले में कहीं ना कहीं कोई हाथ है? जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने जो महसूस किया वो बेधड़क आपसे कह दिया है। यकीन करें या ना करें यह आपकी मर्जी है। बात यकीन करने या ना करने की नहीं है बासित अली, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे अंदर तजस्सुस और शक का मादा पाया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में इस जौहर की बड़ी अहमियत है, और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि नंबरदार नवाज ने हमारे साथ गलत बयानी करके कोई खेल खेलने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हारे इस ख्याल की तस्दीक के लिए राना को अपने अंदाज में ज़रूर चेक करूँगा। वैसे हमें एक और बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से पूछ बैठा। कौन सी बात मलिक साहब? जैसा कि तुमने महसूस किया और मैंने भी, कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, जमीला और उसकी सास चाची रहमतें हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थीं। ऐन मुमकिन है कि वो दरिया से मिलने वाली लाश जिस खूबसूरत औरत की है वो वाकई इनके घर में वक्त गुजार कर गई हो, और ये दोनों किसी ख़ास वजह से इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हों। जी ये तो है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। बस अगर ये है तो फिर हमें मुनासिब मौके का इंतज़ार करना होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बहुत जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके बाद बासित अली ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। 6 नवंबर की शाम पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला औरत की मौत 4 और 5 नवंबर की दरमियानी रात निसफ शब के बाद किसी वक्त वाक़ हुई थी। इस नामालूम औरत को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा एक ऐसे रूहानी अजाब से भी गुजारा गया था कि इसी सदमे से उसकी मौत वाक़ हो गई थी। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इस बदनसीब औरत की बड़ी बेदर्दी से आबरू रेजी की गई थी, और ये इसी इस्मत दरी के दौरान में इसकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज़ कर गई थी। ये तसव्वुर ही लर्जा देने वाला था कि खूबसूरत और पुरकशिश औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ ज़्यादती का निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया जाए। इन लम्हात में इस बदबख्त की कसम पुरसी और बेबसी का शुमार या हिसाब करना मुमकिन नहीं था। इस नामालूम औरत के पूरे बदन पर ऐसे निशानात पाए गए थे जैसे इसकी इज्जत से खिलवाड़ करते हुए किसी शकील कल्ब शख्स ने इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया हो। चूँकि मैं अभी तक इस बदकिस्मत औरत के हवाले से कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए इसकी लाश को मैंने सरकारी अस्पताल के मुर्दाखाने ही में छोड़ दिया था। जब तक इसका कोई वाली वारिस सामने ना आता, लाश का सर्द खाने में ही रहना मुनासिब था। बात की बाद में देखी जाती। अगली सुबह मैंने एएसआई कदीर खान को एक कांस्टेबल के हमरा वजीराबाद रवाना कर दिया। मैंने इन्हें आपदा की ससुराल का एड्रेस भी लिखकर दे दिया था ताकि वो जमीला और चाची रहमते की बात की तस्दीक कर सकें। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि नामालूम औरत की शनाख्त का मामला भी अभी तक उलझा हुआ था। जहन को बटाने के लिए मैं दीगर कामों में मसरूफ़ हो गया। मैं थाने में बैठा अमूर थानादारी अंजाम दे रहा था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर 2 इतलात दी। मलिक साहब, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन लोग? मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा। एक तो अपना फीका कोचवान है जी, उसने पहली इतला दी, फिर बताया, और दूसरे 3 बंदे उधर करमकोट से भी आए हैं, जिनमें एक औरत और मर्द हैं जनाब। करमकोट?
मैंने पुरसोच अंदाज में कहा और मेरा ध्यान राना नवाज अली की तरफ चला गया। मैंने कांस्टेबल से पूछा, फीके ने कुछ बताया कि वो किस सिलसिले में मुझसे मिलने आया है? वकुआ के रोज मैं जिस मकसद के लिए फीके कोचवान से मिलना चाहता था, अब इसकी जरूरत नहीं रही थी। फीके ने अल्लाह बख्श के साथ मिलकर इस नामालूम औरत की लाश को दरिया से निकाला था। इस अमल के दौरान में अल्लाह बख्श ने तो निगाह उठाकर भी लाश की तरफ नहीं देखा था। अलबत्ता ये एहतियात फीके कोचवान ने नहीं बरती थी। मैं इससे यही मालूम करना चाहता था कि इसने मकतूला के बदन पर तशद्दुद वगैरह के आसार या किसी जख्म के निशानात तो नहीं देखे। ताहम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने यह मामला साफ कर दिया था। कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब, फीका कहता है कि आपने उसे याद फरमाया है, आप इससे कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, फीके से कहो कि अभी जाए, मैं बाद में जब ज़रूरत महसूस करूंगा तो उसे बुला लूंगा, मैंने कहा। और इन बंदों को अंदर भेज दो जो करमकोट से आए हैं। ओके मलिक साहब, ये कहते हुए कांस्टेबल वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद वो लोग मेरे सामने बैठे हुए थे। इनमें एक तो राना नवाज का मुलाजिम खास जीदा था। दूसरे दो अफराद को मैं नहीं जानता था। अपने अंदाज़ो अतवार से वो दोनों मियाँ बीवी लगते थे। मैंने बारीक बीनी से उनका जायज़ा लिया, फिर जावेद और जीदे की तरफ देखते हुए पूछा, जीदा, तुम कल कहाँ गायब हो गए थे? हम चाची रहमत के घर से वापस आए तो तुम और मुश्ताका करमकोट छोड़ चुके थे। थानेदार जी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, वो सादा से लहजे में बोला। नंबरदार साहब जिधर भेजें हम इनकार तो नहीं कर सकते ना। उन्होंने हमें एक ज़रूरी काम से मुरादाबाद भेजा था। रात को वापसी में काफ़ी देर हो गई, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिरी न दे सके। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, वैसे नंबरदार साहब ने रात ही हमें बता दिया था कि आप किस सिलसिले में हमें ढूंढ रहे थे। मैंने आपका काम रात ही को कर दिया था और सुबह इन दोनों बंदों को लेकर आपके पास आ गया हूँ। मौजा मुरादाबाद करमकोट से 5 मील के फासले पर जुनूब में वाक़ था। मैंने जीदे से इस ज़रूरी काम की तफसील जानना मुनासिब न समझा जिसकी गर्ज से राना ने इन दोनों को मुरादाबाद भेजा था। ये सरासर वक्त बर्बाद करने का मुतरादिफ होता और मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने जीदे के साथ आने वाले मर्द और औरत की तरफ देखते हुए सवाल किया, इन दोनों की तारीफ? थानेदार साहब, ये इदरीस और जरीना हैं। जीदा इन दोनों का तारुफ कराते हुए बोला, इदरीस की इधर करमकोट में परचून की दुकान है और ये चाची रहमत के गवांडी हैं जनाब। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो चाची रहमत के घर के साथ जो दूसरा घर बना हुआ है, ये लोग वहाँ रहते हैं? दोनों एक दूसरे के गवांडी यानी पड़ोसी हैं? जी जनाब, जीदा इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। चाची रहमते और जमीला ने झूठ बोलकर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। ये दोनों इस हकीकत की गवाही देंगे, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने कितनी खालिस तहकीक की थी। जीदा फखरी अंदाज में अपनी कारगुजारी बयान करने के बाद खामोश हुआ तो मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, तुम ये दोनों मियाँ बीबी इस बात के गवाह हैं कि ये चाची रहमत के घर में कोई खूबसूरत अजनबी औरत हफ्ता 10 दिन के लिए रुकी थी, इस बात से ये वाकिफ़ हैं? जी हाँ बिल्कुल, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं चाची रहमत के पड़ोसी मियाँ बीवी की जानिब मुतवज्जा हो गया। फिर मर्द की आंखों में देखते हुए सवाल किया, हाँ भाई इदरीस, ये क्या माजरा है? जनाब, माजरा तो हमारी भी समझ में नहीं आया, इदरीस ने सादा से लहजे में जवाब दिया, लेकिन ये ज़रूर है कि चाची रहमत के घर में हमने एक अजनबी औरत को देखा ज़रूर है। 3-4 दिन पहले वो अचानक गायब हो गई थी। इदरीस ने वाज़ेह तौर पर अजनबी औरत के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन मैंने फिर भी अतमाम हुज्जत के तौर पर पूछ लिया, इदरीस, कहीं तुम चाचे रहमत की बेटी आबदा की बात तो नहीं कर रहे? वो भी तो हफ्ता 10 दिन वहाँ रुक कर वापस अपने ससुराल वजीराबाद चली गई है। आप भी कैसी अजीब बातें करते हैं थानेदार साहब, वो अजीब से लहजे में बोला। आबदा को हम बचपन से जानते हैं, हमें मुगालता कैसे हो सकता है? वो औरत कोई और ही थी, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। और जनाब, जरीना ने गहरी संजीदगी से कहा, आबदा का यहाँ आना और रहकर वापस जाना तो पहले का वाक़या है। जिस औरत का अभी जिक्र हो रहा है वो बाद में चाची रहमत के घर में आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी मैं सच कह रही हूँ, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। आबदा अपने खामिन से नाराज़ होकर करमकोट ज़रूर आई थी और ज़ुबैर उसे मना कर भी ले गया था, लेकिन इस बात को 15 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है।
वो पुरस्कार औरत अचानक ही कहीं से आ गई थी और फिर अचानक ही गायब भी हो गई। मुझे तो यही लगता है कि सिराजा इस मासूम को कहीं से अगवा करके या वर्गला कर लाया था, लेकिन जमीला ने इसे रुकने नहीं दिया और वो चुपचाप कहीं निकल गई। खामखा की बात न करो जरीना, इदरीस ने घूर कर अपनी बीवी को देखा। दूसरों के घरेलू मामलात की टोह में नहीं रहना चाहिए। पता नहीं इस औरत का क्या मामला था, हकीकत तो सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। ये ठीक है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन गवांडियों से भी सब कुछ छुपा रहता नहीं है, मैंने जरीना की तायद करते हुए कहा। जरीना ने कुछ देखा है तो कह रही है ना? मैं तो कल ही जनाब आपको सब कुछ बताने वाली थी जब आप पूछगछ के लिए चाची रहमती के घर आए थे, जरीना ने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन मुझे इसका मौका नहीं मिला। मैं पहले अपने घर के दरवाजे के पीछे खड़े होकर और बाद में दोनों घरों की दरमियानी दीवार से कान लगाकर चाची के घर में होने वाली आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ओह, तो वो तुम थीं, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैंने गुज़िश्ता रोज़ चाची रहमते के घर के आसपास जो महसूस किया था कि कोई कहीं छुपकर मुझे देख रहा है, तो मेरा वो एहसास बिल्कुल दुरुस्त था। अब जरीना तस्दीक कर रही थी कि वो मेरी टोह में थी। मर्दों की बनिस्बत औरतों में तजस्सुस का मादा कुछ ज़्यादा ही होता है। थानेदार साहब, इदरीस मुझसे मुखातिब होते हुए मिन्नत रेज लहजे में बोला, मैं दुकान खुली छोड़कर आया हूँ। मेरा 6 साल का लड़का अहमद वहाँ बैठा है। आपको जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लें। और अहमद से छोटे हामिद को मैं अपनी बहन के पास छोड़कर आई हूँ, जरीना ने इदरीस की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। हामिद अभी सिर्फ 2 साल का है। मैंने इनकी मजबूरियों का ख्याल करते हुए इन्हें जल्दी निपटाने का फैसला कर लिया और जरीना से पूछा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुत्तइद सवालात के जवाब में उसने बताया। वो औरत एक बार भी मुझसे नहीं मिली, बल्कि यूँ समझें कि इस दौरान में वो घर से बाहर निकली ही नहीं थी। तुम्हारे अंदर तो तजस्सुस बहुत ज़्यादा है, मैंने जरीना की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें यकीनन तशवीश हुई होगी कि आखिर वो औरत है कौन। तुमने चाची रहमते के घर जाकर उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की? इन लोगों के घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, इदरीस ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्यों क्यों सवाल पैदा नहीं होता? मैंने पूछा। कोई ख़ास वजह? हमारे गुआंढी बहुत झगड़ालू और फितनेबाज लोग हैं जनाब, इदरीस ने जवाब दिया। लड़ाई करने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ जी, जरीना ने तवाना लहजे में कहा। ये जो जमीला है ना, ये बहुत ही सड़ेली औरत है। मेरे बच्चों से तो वो शदीद नफरत करती है। खुद तो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं, दूसरों के बच्चों को देखकर जलती है। मेरे बच्चे घर के बाहर खेलते हैं तो इसे तकलीफ, अपने घर के अंदर शोर मचाते हैं तो इसके सीने पर सांप लौट जाते हैं। डायन है, पूरी डायन। मेरे बच्चों को बद्दुआएं और गालियां देती रहती है, मनहूस मारी। जरीना, इदरीस ने तंबी करने वाले अंदाज में कहा। क्यों गुनाहगार होती हो जमीला की पीठ पीछे बुराई करके? नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, और फिर किसी की बद्दुआओं से क्या होता है? गिद्धों की दुआओं से अगर डंगर मरने लगें तो फिर हो गया काम। चमार तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। मुझे तो ये जमीला किसी चमार ही की औलाद लगती है, जरीना ने बरहमी से कहा। बुरी बात, इदरीस ने उसे दोबारा टोका। अपनी ज़बान गंदी न करो जरीना। वो मेरे कलेजे के टुकड़ों को बुरा भला कहे और मैं चुप बैठी तमाशा देखती रहूं? जरीना हाथ नचाते हुए बोली। बुरे को बुरा कहने से ज़बान गंदी नहीं होती। इस वक्त तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कह रही ना, इदरीस ने कदरे सख्त लहजे में कहा। घर जाकर तुम अपने दिल का गुबार धो लेना, यहाँ थाने में तमाशा नहीं बनाओ। मैं चुपचाप बैठा इन मियाँ बीवी की नोक झोंक से महजूज हो रहा था, जरीना ने शिकायती लहजे में कहा। वहाँ भी तो तुम मुझे रोक लेते हो। वो जब भी मेरे बच्चों के खिलाफ बकवास शुरू करती है और मैं इसे मज़ा चखाने का इरादा करती हूँ तो तुम मुझे पकड़कर घर के अंदर ले जाते हो। दिल का गुबार क्या खाक निकालूंगी? अगर कोई बुरा है तो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान खुद भी उसके साथ बुरा ही बन जाए, इदरीस ने समझाने वाले अंदाज में कहा। भौंकने वालों को भौंकना देना चाहिए और ये इत्मीनान रखना चाहिए कि वो काटेंगे नहीं। अगर भौंकने वाले की भूं भूं कानों को भली ना लग रही हो तो थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लेना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जरीना ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। जरीना की बनिस्बत इदरीस अमन पसंद और सुलहजू नजर आ रहा था। मैंने इनकी कचहरी ख़त्म कराने की गर्ज से कहा। मेरी मुखातिब इदरीस की बीवी थी। जरीना, क्या तुम लोग मुस्तकबिल करीब में वो घर छोड़कर कहीं और जा रहे हो? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं,
वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोली, पर दिल तो ये चाहता है कि आज ही इस कमज़ाद जमीला का गमान छोड़कर इतनी दूर जा बसें कि इस कमीनी को छूने वाली हवा भी हम तक ना पहुंच सके। ज़रीना के अंदाज से यही जाहिर होता था कि जमीला की हरकतों ने उसका दिल पका दिया है। मेरा एक मुलाकाती ज़ाती तजुर्बा भी यही था कि जमीला गर्म मिजाज की एक चंट औरत थी, जिसकी आंखें हर वक्त हरकत में रहती थीं, जिसे वो बैक वक्त चारों जानिब की खबरगिरी कर रही हो। बस तो फिर ठीक है, मैंने ज़रीना की जानिब देखते हुए कहा। अगर अभी जमीला के पड़ोस में रहना तुम्हारी मजबूरी है तो अल्लाह जंगो जदल के बहुत से मौके देगा। वो अपनी आदत से पास आने वाली नहीं। जब भी वो तुम्हारे बच्चों को डांट डपट शुरू करे तो तुम भी अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जाना। एक ही बार अपने दिल का सारा गुबार धो डालना। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने बारी बारी इन दोनों मियाँ बीवी की तरफ देखा और फिर कहा, फिलहाल हम लोग काम की बातें कर लेते हैं, ठीक है? जी जी बिल्कुल, इदरीस ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। थानेदार साहब, आपको जो भी पूछना है बस जल्दी से पूछ लें ताकि हम वापस करमकोट जा सकें। मैंने अपनी मेज़ की दराज खोलते हुए कहा, ज़रीना, तुमने तो इस अजनबी औरत को खूब अच्छी तरह देखा है। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान लोगी? जी हाँ, क्यों नहीं, वो बड़े वसूख से बोली। इसका एक एक नक्श मेरे जहन में महफूज है जी। क्या इसकी तस्वीर देखकर भी तुम उसे पहचान सकती हो? मैंने दराज में से एक भूरा लिफाफा निकालते हुए इस्तफसार किया। जी ज़रूर, बहुत आसानी से, वो बड़े वसूख से बोली। पोस्टमार्टम से पहले सरकारी फोटोग्राफर ने नामालूम औरत की लाश की चंद तस्वीर बना ली थीं, जिनमें से एक पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट के साथ मुझे भेज दी गई थी। मैंने भूरे लिफाफे में से मज़कूरा तस्वीर निकालकर ज़रीना की जानिब बढ़ाते हुए पूछा, इसके बारे में क्या कहती हो? उसने एक लम्हा तस्वीर को देखा, फिर बड़े एतमाद से बोली, जी बिल्कुल, ये वही औरत है जनाब, जिसे मैंने जमीला के घर में देखा था। वो लम्हे भर को रुकी, फिर उलझन ज़दा लहजे में बोली, इसने सफ़ेद चादर क्यों ओढ़ रखी है और ये सोई हुई क्यों है? क्या ये बीमार है? अब ये बदनसीब ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां ये कभी बीमार नहीं होगी। मैंने इंकिशाफ अंगेज़ अंदाज में कहा, ये पोस्टमार्टम से पहले ली गई इसकी तस्वीर है। ओह! इदरीस मेरे बात की तह में पहुंच गया था। उसने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, इसको क्या हादसा पेश आया है थानेदार साहब? लफ्ज़ हादसे पर ज़रीना के चेहरे पर तशवीश उभरी। उसने सरसराती हुई आवाज़ में मुझसे पूछा, क्या ये मर गई है? मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में इन मियाँ बीवी को सूरत हाल से आगाह किया। जीदा और मुश्ताका इस नामालूम खूबसूरत औरत को पेश आने वाले हादसे से कल ही बाखबर हो चुके थे। ज़रीना और इदरीस की लाइल्मी इस अमर की गम्माज़ थी कि जीदे ने इन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इस बदनसीब की जान किसने ली है? ज़रीना ने मुझसे पूछा। मैं यही पता चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया, और इससे पहले ये भी मालूम करना है कि ये आखिर है कौन। मैं तो कहती हूँ जी, आप सिराजे को थाने में बंद करके पूछें, वो गहरी संजीदगी से बोली। वही इस औरत को कहीं से पकड़ कर लाया था। ज़रूर, मैं सिराजे से भी तफ्तीश करूँगा और उसकी बीवी और माँ से भी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अलबत्ता आप लोगों को एक काम करना है। आप हुक्म करें जी, कौन सा काम? इदरीस ने पूछा। मैंने इदरीस के सवाल का जवाब देने से पहले जीदे से सवाल किया, क्या करमकोट के लोगों को इस बात का पता है कि तुम इन दोनों को लेकर मेरे पास आए हो? नहीं जनाब, इस बात को बिल्कुल खुफिया रखा गया है, वो गहरी संजीदगी से बोला। नंबरदार साहब के मशवरे पर इदरीस और उसकी घरवाली को चुपके से हवेली बुला लिया गया था। फिर वहाँ से मैं इन दोनों को लेकर आपके पास आया हूँ। इसका मतलब है कि चाची रहमते और जमीला को भी इनके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इन तीनों की तरफ देखा। जी बिल्कुल नहीं, ज़रीना बड़े वसूख से बोली। बस यही सूरत हाल बरकरार रहनी चाहिए, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम लोग जैसे चुपचाप आए हो वैसे ही खामोशी से वापस जाकर अपने अपने काम में लग जाओ। और जीदा तुम, मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा किया, तुम ज़रा चाची रहमते पर भी नज़र रखना, ये लोग कहीं इधर उधर न हो जाएं। मैं आज किसी वक्त करमकोट के दौरे पर आ सकता हूँ। जी ज़रूर, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। मैंने थोड़ी देर के बाद मज़ीद हिदायत के साथ इन्हें थाने से रुखसत कर दिया और इस केस के नए नए पहलुओं पर गौर करने लगा। इस नामालूम औरत की शनाख्त का मामला अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ था।
تاہم ایک واضح اشارہ یہ ضرور مل گیا تھا کہ اس عورت کے بارے میں سب سے زیادہ سراج الدین عرف سراجہ ہی جانتا تھا۔ زرینہ اور ادریس کے بیانات کی روشنی میں جمیلہ اور چاچی رحمتیں کے جھوٹ کا پول کھل گیا تھا۔ یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ انہوں نے کسی مقصد کی خاطر ہی جھوٹ بولا ہوگا، کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ضرور ہوتی ہے، اور عموماً اپنے کسی جرم یا سنگین غلطی کی پردہ پوشی کے لیے اسے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نامعلوم مقتولہ عورت کے حوالے سے جمیلہ اور چاچی رحمتیں سے میری جتنی بھی گفتگو ہوئی تھی، اس میں یہی وجہ کار فرما دکھائی دیتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے نامعلوم مقتولہ کے اپنے یہاں قیام سے انکار کیوں کیا؟ نہ صرف اس کے قیام سے انکار کیا، بلکہ وہ تو اس بات پر بھی بضد تھیں کہ وہ ایسی کسی عورت کو جانتی تک نہیں، جبکہ زرینہ نے فوٹو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ اس عورت کو شناخت کر لیا تھا، بلکہ اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ اس نے پچھلے دنوں اس عورت کو اپنے پڑوس میں دیکھا تھا۔ اس نے چند روز وہاں پر قیام کیا اور پھر اچانک ہی غائب ہو گئی۔ زرینہ کے ایک اور پوائنٹ میں بھی اچھی خاصی جان تھی۔ اس کا فوکس اس بات پر تھا کہ جمیلہ کا شوہر سراجہ اس خوبصورت عورت کو کہیں سے بھگا کر لایا تھا، تاہم جمیلہ نے اسے گھر میں ٹکنے نہیں دیا اور وہ منظر سے آؤٹ ہو گئی۔ یہ نکتہ خاصا فکر انگیز اور حقیقت سے قریب تر تھا۔ عین ممکن تھا کہ سراجہ اس عورت کو کہیں سے بہلا پھسلا کر لے آیا ہو اور اس سے شادی وغیرہ کا ارادہ رکھتا ہو، مگر جمیلہ نے اس کی دال نہ گلنے دی ہو۔ میں نے جمیلہ کے جو تیور دیکھے تھے، ان کی روشنی میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ تو سراجہ کی بھی دال نہیں گلنے دیتی ہوگی۔ اپنی ہونے والی سوتن کی دال وہ کیسے گلنے دے سکتی تھی؟ بہرحال اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سراجہ سے کڑی پوچھ گچھ کرنا ضروری تھا، اور وہ حافظ آباد گیا ہوا تھا۔ تاہم جمیلہ کے بیان کی روشنی میں وہ آج کل میں واپس آنے ہی والا تھا، گویا یہ کیس ایک آدھ دن میں کسی کنارے لگ ہی جانا تھا۔ میں نے شام سے پہلے کرم کوٹ جانے کا ارادہ کیا۔ جانے کو تو میں جیدہ اینڈ کمپنی کے ساتھ بھی جا سکتا تھا، مگر دراصل مجھے ASI قدیر خان کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ وزیر آباد سے واپس آ جاتا تو صورتحال زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی اور میں زیادہ آسانی کے ساتھ پیش قدمی کر سکتا تھا۔ دوپہر کے بعد قدیر خان وزیر آباد سے لوٹ آیا اور اس کی رپورٹ نے اس کیس کو حتمی شکل دے دی۔ ASI قدیر خان وزیر آباد جا کر عابدہ اور اس کے شوہر زبیر سے ملا تھا۔ میں نے اسے جن ہدایات کی روشنی میں وزیر آباد روانہ کیا تھا، اس کے مطابق جب ان میاں بیوی سے تفتیش کی تو زرینہ اور ادریس کی بات بالکل سچ نکلی۔ عابدہ اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر وزیر آباد سے آ گئی تھی اور کرم کوٹ میں اس نے ایک ہفتہ قیام بھی کیا تھا۔ بعد ازاں زبیر کرم کوٹ آیا تھا اور روٹھی ہوئی بیوی کو منا کر لے گیا تھا، لیکن یہ 15-20 دن پہلے کا قصہ تھا۔ مجھے جس نامعلوم عورت کی تلاش تھی، وہ 15-20 دن پہلے کا قصہ تھا۔ عابدہ کی روانگی کے بعد وہ چاچی رحمتیں کے گھر میں آ کر ٹھہری تھی۔ عابدہ نے ایسی کسی عورت کی جانکاری سے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ملک صاحب، یہ چاچی رحمتیں جھوٹی اور دغا باز عورت ہے، قدیر خان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس نے کسی خاص مقصد کی خاطر جان بوجھ کر آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ زبیر کی رائے بھی اپنی ساس کے بارے میں اچھی نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر چاچی رحمتیں سے کڑی پوچھ تاچھ کی جائے تو نامعلوم مقتولہ عورت کے بارے میں درست معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ میں تمہاری بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں قدیر خان، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ صرف چاچی رحمتیں ہی نہیں، اس کے بیٹے سراجہ اور بہو جمیلہ سے بھی کڑی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے، مگر کرم کوٹ جا کر نہیں، بلکہ اپنے تھانے کی حوالات میں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ASI کو اس تفصیل سے آگاہ کر دیا جو مجھے تھوڑی دیر پہلے زرینہ اور ادریس کی زبانی پتہ چلی تھی۔ آخر میں نے اس سے پوچھ لیا، زبیر نے اپنی ساس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ زبیر کے مطابق چاچی رحمتیں ایک فتنہ پرور اور گھنی عورت ہے، قدیر خان نے جواب دیا۔ وہ گاہے بگاہے اپنی بیٹی کے کان بھرتی رہتی ہے۔ عابدہ بنیادی طور پر ایک اچھی عورت ہے، مگر ماں کی الٹی سیدھی پٹیاں اس کا دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ آخری بات تو حد ہی ہو گئی تھی۔ کیسی حد قدیر خان؟ ASI سانس ہموار کرنے کے لیے رکا تو میں نے پوچھ لیا۔ اب کی بار جو عابدہ میکے آئی تو واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، قدیر خان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چاچی رحمتیں نے مطالبہ کر دیا تھا کہ زبیر عابدہ کو اپنے والدین کے ساتھ نہ رکھے بلکہ اسے الگ گھر لے کر دے۔
زبیر نے مجھے بتایا کہ ساس کی طرف سے اس قسم کا مطالبہ سن کر اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا اور غصے میں آ کر اس نے بھی کہہ دیا کہ چاچی تم اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھو، میں واپس جا رہا ہوں، میں بیوی کی خاطر اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بولو چاچی، بیٹی کا گھر اجاڑنا چاہتی ہو یا اسے میرے ساتھ وزیر آباد بھیج رہی ہو؟ یہ ایسی نازک صورتحال تھی کہ چاچی رحمتیں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور زبیر عابدہ کو اپنے ساتھ وزیر آباد لے گیا۔ زبیر کی اپنے سالے سراجہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے روا روی میں پوچھ لیا۔ وہ سراجے سے نفرت کرتا ہے، قدیر خان نے جواب دیا۔ اس کے مطابق سراجہ کوئی اچھا آدمی نہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے الٹے سیدھے دھندے کرتا رہتا ہے۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ سراجہ چوری کے ڈنگر ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، اسی لیے وہ گھر سے 2-2 3-3 دن کے لیے غائب بھی رہتا ہے۔ سراجہ ہتے چڑھے گا تو اس سورما کو بھی دیکھ لیں گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی تو وہ حافظ آباد گیا ہوا ہے، اس کی واپسی تک ہم کرم کوٹ والے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا کیا پروگرام ہے ملک صاحب؟ ASI سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں صرف تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ بس اب تھوڑی دیر میں کرم کوٹ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ چاچی رحمتیں وغیرہ سے حوالات میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ہاں تو؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جناب اگر انہیں تھانے میں لا کر ہی پوچھ گچھ کرنا ہے تو پھر آپ کیوں کرم کوٹ جانے کی زحمت کرتے ہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھے حکم کریں، میں انہیں پکڑ کر لے آتا ہوں۔ تم ابھی وزیر آباد سے تھکے ہوئے آئے ہو، میں نے کہا۔ ملک صاحب نوکری کی ہے تو تھکاوٹ کیسی؟ وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں بالکل فریش ہوں، اگر آپ مجھے کرم کوٹ جانے کی اجازت دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ASI نے لفظ خوشی اس طرح ادا کیا تھا کہ میں چونک اٹھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ خوشی ان لوگوں کی گرفتاری سے ہوگی یا کوئی اور معاملہ ہے قدیر خان؟ سمجھ لیں کوئی اور معاملہ ہے، وہ اضطراری انداز میں بولا۔ ایسے کیسے سمجھ لوں قدیر خان؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ جب تک تم مجھے کھل کر نہیں بتاؤ گے۔ اس نے مجھے کھل کر بتا دیا۔ قدیر خان کے مطابق اس کے گھر والوں نے کرم کوٹ کی ایک لڑکی کو اس کے لیے پسند کر لیا تھا، ایک آدھ ماہ میں منگنی وغیرہ بھی ہونے والی تھی۔ لڑکی والوں کو تو یہ پتا تھا کہ جس شخص سے وہ اپنی بیٹی بیاہنے جا رہے ہیں وہ پولیس میں ہے، لیکن اس کے کارناموں کی دھوم ابھی ان لوگوں تک نہیں پہنچی تھی۔ قدیر خان اس گرفتاری والے معاملے کو بڑے تم تراک کے ساتھ نمٹانا چاہتا تھا تاکہ کرم کوٹ والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا ہونے والا داماد کس پائے کا پولیس والا ہے۔ قدیر خان کی یہ خواہش پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لہٰذا میں نے چاچی رحمتیں اینڈ کمپنی کی گرفتاری کے لیے اسے 2 کانسٹیبلز کی معیت میں کرم کوٹ جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے رانا نواز کے لیے ایک رقعہ بھی قدیر خان کے ہاتھ بھیج دیا تھا۔ اس رقعے میں نے نمبردار صاحب سے ایک خصوصی درخواست کی تھی جس کی روشنی میں قدیر خان کی خواہش پوری دھوم دھام کے ساتھ کی جا سکتی تھی۔ 8 نومبر کی صبح جب میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک خوشخبری میری منتظر تھی۔ جمعہ خان نے آ کر بتایا کہ حوالاتی تیار ہیں۔ حوالدار جمعہ خان نے لفظ تیار پر خصوصی زور ڈالا تھا اور حوالاتیوں سے اس کی مراد رحمتیں اور اس کی بہو جمیلہ تھی۔ گزشتہ رات ASI قدیر خان ان دونوں چال باز عورتوں کو گرفتار کر کے کرم کوٹ سے تھانے لے آیا تھا۔ میری پوچھ تاچھ پر جب انہوں نے دوبارہ چلتر بازی دکھانا شروع کی تو میں انہیں حوالدار جمعہ خان کے حوالے کر کے اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا تھا۔ اس حوالگی کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ان عورتوں کی زبانوں کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنا تھا، اور جمعہ خان نے ابھی اسی حوالے سے خوشخبری سنائی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں سچ بولنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ حوالدار مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ رات قدیر نے واپسی پر مجھے بتایا تھا کہ جب وہ 2 کانسٹیبلز اور رانا نواز کے خاص بندے جاوید عرف جیدہ کے ہمراہ چاچی رحمتیں کے گھر پہنچا تھا تو ان دونوں عورتوں نے گرفتاری دینے سے پہلے اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا تھا۔ انہوں نے چیخ چیخ کر پورے پنڈ کو اپنے گھر کے سامنے اکٹھا کر لیا تھا کہ پولیس ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اس موقع پر قدیر خان نے ہیرو شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے رنگ ڈھنگ اور شان بان سے گاؤں والوں کو بتایا تھا کہ یہ دونوں عورتیں ایک خوبصورت نامعلوم عورت کے قتل کے حوالے سے پولیس کو مطلوب ہیں۔ گاؤں والوں میں سے اکثر لوگوں کو قدیر خان کی آئندہ حیثیت کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے قدیر خان کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ گاؤں میں جمیلہ اور چاچی رحمتیں کے حوالے سے لڑاکا عورتوں کا تصور پایا جاتا تھا۔
खुसूसन सिराजे को अक्सर करमकोटी उसकी हरकतों की वजह से सख्त नापसंद करते थे। थोड़ी ही देर के बाद जमीला और चाची रहमतें को मेरे सामने हाजिर कर दिया गया। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा और इन्हें पेश करने वाले कांस्टेबल को वापस जाने का इशारा कर दिया। अगरचे मैं मुजरिमों और कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले अफराद को अपने सामने बैठने की कभी इजाज़त नहीं देता, ताहम लेडीज़ के हवाले से मैंने हमेशा अपने रवैये में लचक का मुजाहरा किया था। मैंने अपने सामने बैठी इन सास बहू को तेज़ नज़र से घूरकर देख ही रहा था कि जमीला ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, थानेदार साहब, आपके लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। ज़्यादती के लफ्ज़ और जमीला की अदायगी पर मैं बुरी तरह चौंका और बारी बारी इन दोनों के चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेते हुए इज़्तिरारी लहजे में इस्तफ़सार किया। कैसी ज़्यादती? वो जी, जमीला वज़ाहत करते हुए बोली, उन्होंने हमारी ज़बान खुलवाने के लिए हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हम आपको बता नहीं सकते। मैंने एक गहरी इत्मीनान बख्श सांस खारिज की और कहा, बताएं बताएं, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बयान नहीं किया जा सकता? आपका ये मुच्छल हवलदार हमें ज़बरदस्ती पानी पीने पे मजबूर करता रहा। चाची रहमतें नफरत भरे अंदाज में हवलदार जुम्मा खान का जिक्र करते हुए बोली, हम इसके कहने पर गिलास भर भर कर पानी पीती रहीं। हमें पता नहीं था कि ये मर जाना इसके बाद हमारे साथ क्या सलूक करने वाला है। जब पानी पी पी के हमारी हालत ख़राब हो गई तो क्या? मैंने बात की तह में पहुँचते हुए पूछा। इसके आगे तू बता जमीला, चाची रहमतें अजीब से लहजे में बोली। आगे बताने को रह ही क्या गया है जी, जमीला बरहमी का इजहार करते हुए बोली। जब हमारे मसाने फटने को थे और हमें बहुत शिद्दत से पेशाब की हाजत हो रही थी, तो इस मरदूद हवलदार ने कहा कि अगर हम सब कुछ सच सच बता दें तो वो हमें पेशाब करने जाने देगा, वरना हम इधर ही हवालात ही में। वो बोलते बोलते रुकी और खिफ़त भरी नज़र से मुझे देखने लगी। तो तुम लोगों ने ज़बान खोलने को तरजीह दी? मैंने मायनाखेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए इस्तफ़सार किया। आप हमारी बेबसी पर हंस रहे हैं? वो गुस्से से बोली। आपको शर्म आनी चाहिए थानेदार साहब, हम औरतें हैं, अगर ज़बान न खोलती तो क्या उधर हवालात ही में आपके मुस्टंडे हवलदार के सामने अपने कपड़े ख़राब कर लेती? हमें नहीं पता था कि पुलिस वाले इतने बेहया होते हैं, चाची रहमतें बिगड़े हुए लहजे में बोली। मैं तो तुम्हें थानेदार पुत्र कहती रही और तुम्हारे हवलदार ने हमारे साथ ये सलूक किया है। इन दोनों औरतों की शिकायत एक हवाले से दुरुस्त थी, मगर हम पुलिस वालों की तफ्तीश की बाज़ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हमें इख्तियार करना ही पड़ती हैं। जिस शख्स पर हमें शक हो जाता है उसकी ज़बान खुलवाने के लिए हमें बाज़ पेचीदा, पुरतशद्दुद और इखलाक से गिरे हुए तरीके भी अपनाना पड़ते हैं, वरना मुजरिम इतने मासूम और शराफत के अलमबरदार नहीं होते कि हमारे एक सवाल पर वो 10 बरस तक खड़े होकर अपने जुर्म का इकरार कर लें। ताहम दूसरे थानेदारों की बनिस्बत मैं ख़वातीन के साथ कदरे नरमी का बर्ताव किया करता था। बाज़ थानेदार तो औरतों की ज़बान खुलवाने के लिए चूहे डालकर इनके पांचे बांधने की धमकी भी दिया करते हैं। तुम्हारी शिकायत पर मैं मुच्छल हवलदार की खाल खींच लेता अगर तुम लोग मेरी बात को संजीदगी से ले लेती। मैंने बारी बारी दोनों की आंखों में देखते हुए कहा, याद है ना, मैंने परसों तुम्हारे घर में बैठकर क्या कहा था? मैंने ठोस अल्फाज में तुम दोनों पर वाज़े कर दिया था कि अगर तुम्हारी कोई भी बात झूठ निकली तो थाने में बंद करके तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगा कि सारी उम्र याद रखोगी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने शराफत से ज़बान खोल दी, वरना मेरा हवलदार इतना आगे जा सकता था जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। एक रात हवालात में गुजारने और खातिर मदारात कराने के बाद इनकी सारी होशियारी, चालाकी और चलत तरबाजी धुआं बनकर इनकी नाक के रास्ते निकल चुकी थी। अब इनमें जो इक्का दुक्का बल नजर आ रहे थे ये रस्सी जल जाने के बाद की कैफियत थी। अब इनकी तनफन गायब हो चुकी थी और वो खौफजदा चेहरों और सरासीमा नज़र से मुझे देख रही थी। मैंने मकतूला नामालूम औरत की तस्वीर जमीला की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, यही औरत चंद दिन के लिए तुम्हारे घर में ठहरी थी ना? जज जी, वो लकनतज़दा आवाज़ में बोली, ठहरी थी। फिर इस रोज़ तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। चाची रहमतें ने नहीफ आवाज़ में जवाब दिया, वो जी, बस पुलिस की पूछ परतीत की वजह से हमें गलत बयानी करना पड़ी थी। हम बैठे बिठाए किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। तुम लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो पुलिस के सवाल जवाब से तुम्हें डर लग रहा था? मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। हमने कोई जुर्म नहीं किया है थानेदार जी, जमीला मिन्नत रेज़ लहजे में बोली। सिराजा ने
हाफिजाबाद जाते हुए सख्ती से हमें ताकीद की थी कि पुलिस इधर आकर कुछ पड़ताल करे तो तुम्हें इस औरत के बारे में कुछ नहीं बताना। तो इसका मतलब यह है कि सिराजे को इस बात का पता था कि पुलिस इस औरत के हक में तफ्तीश करते हुए तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा सकती है। मैंने टटोलती हुई नज़र से जमीला को देखा। पता नहीं जी, इसके जहन में क्या था, वो सादा से लहजे में बोली। इसने हाफिजाबाद जाते हुए हमसे जो कहा हमने वही किया था जी। एक लम्हे के लिए मुझे शक हुआ कि सिराजे को इस बात की खबर हो गई थी कि इस औरत की लाश दरिया में से दरियाफ्त हो चुकी है। जब ही वो सुबह सुबह इस दिन हाफिजाबाद के लिए रवाना हो गया था। इस ख्याल की तस्दीक के लिए मैंने जमीला से सवाल किया, सिराजा इसी दिन हाफिजाबाद गया है ना, जिस रोज़ हम तुम्हारे घर आए थे? जी जी, इसी सुबह, वो जल्दी से बोली। और ये भी सच है कि सिराजा ही इस औरत को कहीं से लेकर आया था? मैंने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पूछा। बताओ, वो बदकिस्मत खूबसूरत औरत कौन थी और सिराजा किस मकसद से इसे कहाँ से भगा कर लाया था? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर इसे चेक करने की खातिर अंधेरे में एक तीर छोड़ा। जमीला, मैंने सुना है कि सिराजा इस औरत से शादी करना चाहता था, मगर तुमने रोला डाल दिया और मजबूरन वो घर छोड़कर कहीं गायब हो गई थी। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो औरत सिराजा ही के साथ आई थी। जमीला इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। लेकिन ये बात गलत है कि मैंने घर में कोई रोला डाल दिया था। झूठ क्यों बोलती है जमीला? चाची रहमतें चमक कर बोली। जो सच है वो थानेदार को बता, वरना ये लोग दोबारा हमें पानी पिला पिला के मार डालेंगे। चाची रहमतें की बात से ये तो वाज़ेह हो गया था कि जमीला ने जवाब देते हुए कोई गड़बड़ कर दी थी। मैंने खा जाने वाली नज़र से घूरकर इस तेज़ व तर्रार औरत की जानिब देखा, फिर इसकी सास की जानिब मुतवज्जा हो गया। चाची, मैं तुम्हारी बहू की बात पर भरोसा नहीं कर सकता, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। जो सच है वो तू अपनी ज़बान से बता दे। पुत्र थानेदार, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली। सच्ची बात यह है कि शकीला सिराज को लाला मूसा के रेलवे स्टेशन से मिली थी। शकीला? कौन शकीला? मैंने चौंक कर चाची रहमते की तरफ देखा। वही औरत जिसकी वजह से ये सारा पुआड़ा पड़ा हुआ है। चाची रहमते बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। आपको बताया है ना, सिराजा डंगर की खरीद व फरोख्त का काम करता है, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर उसका जाना आना लगा रहता है। एक दिन वो लाला मूसा के स्टेशन से ट्रेन में बैठकर वजीराबाद की तरफ आने वाला था कि प्लेटफॉर्म पर शकीला से उसकी मुलाकात हो गई। थोड़ी देर को रुककर उसने एक बोझल सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। सिराजे का हर किस्म के बंदों से मिलना जुलना रहता है। ये बंदे को देखकर एक ही नज़र में पहचान लेता है कि इसके साथ किस किस्म का मामला है। शकीला पर निगाह पड़ते ही वो समझ गया कि ये लड़की घर से भागी हुई है। सिराजे ने किसी तरह बहला फुसलाकर शकीला से इसके दिल का हाल मालूम कर लिया और उसे अपने साथ घर ले आया। बस ये बात है जनाब। बस इतनी सी बात नहीं है चाची, जमीला जले कटे अंदाज में बोली। ये ठीक है कि शकीला अपने घर से भागी हुई लड़की थी और सिराजा हमदर्दी के दो बोल बोलकर उसे अपने साथ ले आया था, मगर घर लाते ही इसकी नीयत खराब हो गई थी इस गोरी चिट्टी औरत पर। ए जमीला, बकवास नहीं कर, चाची रहमते ने बरहमी से कहा। सिराजे की नीयत को ख़राब क्यों कह रही हो? वो तो इससे निकाह करना चाहता था। सिराजा मर्द है और मर्द तो एक से ज़्यादा शादियां करते ही हैं। चाची, खुदा का खौफ कर, जमीला ने कड़वे लहजे में कहा। सच यही है कि सिराजा इस औरत पर अपनी नीयत ख़राब कर चुका था और इसे घर में डालकर रखना चाहता था। जब मैंने शोर मचाया तो वो शादी की बातें करने लगा। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोली। थानेदार जी, ये ठीक है कि सिराजा ने मेरे वावेला मचाने के बाद दूसरी शादी वाली बात निकाली थी, वरना वो तो उसे ऐसे ही घर में डालकर रखना चाहता था। और ये भी सच है कि मैंने सिराजा की दूसरी शादी वाली बात पर भी बहुत खप डाली थी और साफ साफ कह दिया था कि शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम दोनों में से कोई एक इस घर में रहेगी। अगर सिराजे को इस औरत से निकाह करना है तो मुझे फारिग कर दे। पन से वो लड़की चुपचाप घर से निकल गई थी। इसके बाद इस बदनसीब के साथ क्या हुआ हमें कुछ खबर नहीं। सुबह जब हम सोकर उठे तो वो गायब थी। वो मेरा कुत्तापन नहीं था, बल्कि हक सच बात थी जो सबको कड़वी ही लगती है, जमीला ने जहरीले लहजे में कहा। सिराजे ने तो मुझे ये ताना भी दिया था कि मैं बांझ हूँ, इसके लिए कोई वारिस भी पैदा नहीं कर सकती। वारिस? उसने तहकीर आमेज अंदाज में गर्दन को झटका दिया।
और आगे इजाफा करते हुए बोली, वारिस तो वह ऐसे कह रहा था जैसे इसकी लाखों करोड़ों की ज़मीन और जायदाद हो। डंगर फरोश टटपूंजिया कहीं का। ज़बान को लगाम दे जमीला, वरना मैं गुद्दी से खींचकर बाहर निकाल दूंगी तेरी इस गंदी ज़बान को, चाची रहमतें ने धमकी आमेज लहजे में कहा। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, रिज़्क़ हलाल कमा कर लाता है, इसके पास ज़मीन जायदाद नहीं तो क्या हुआ, और तुझ जैसी बंजर ज़मीन को तो इतने अरसे से कमा कर खिला ही रहा है ना। बंजर ज़मीन के अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया था। जमीला बांझ थी या सिराजा नाकारा था, लेकिन बंजर ज़मीन का खिताब जमीला को ही दिया जा रहा था। कमा कर खिला रहा है तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये कैसे मुमकिन था कि जमीला अपनी सास के वार पर बिलबिलाकर जवाबी हमला न करती। उसने तपते हुए लहजे में कहा, मैं भी तो सारे दिन नौकरानी बनी इस घर में काम करती रहती हूँ, और चाची तुम जैसी इसकी ज़बान दराज माँ को भी बर्दाश्त करती हूँ। वो खुद तो 2-2 3-3 दिन के लिए घर से बाहर रहता है, इसके पीछे भुगतना तो मुझे ही पड़ता है ना। सास और बहू के बीच जन्म लेने वाली ये गर्मा गर्म बहस रफ्ता रफ्ता उरूज की तरफ जा रही थी। इस फालतू बहस में खामखा वक्त ज़ाया हो रहा था, सो इसलिए जमीला की तरफ देखते हुए मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम आपस में घर जाकर खूब झगड़ा कर लेना, लेकिन यहाँ मेरे कमरे में बंदर तमाशा ना लगाओ। मैं जो भी पूछूं इसका सीधा और खरा जवाब दो, वरना मजबूरन मुझे दोबारा तुम दोनों को मुच्छल हवलदार के सुपुर्द करना पड़ेगा। वो सारी चौकड़ी भूलकर सरासीमा निगाह से मुझे देखने लगी और मैंने जमीला को मुखातिब करते हुए सख्त लहजे में पूछा, सिराजे के मुताबिक शकीला घर से भागी हुई कोई लड़की थी, 2-3 या 4 इससे ज़्यादा दिन तुम लोगों के पास वो रहकर गई है। तुमने इससे ये तो ज़रूर पूछा होगा कि वो घर से क्यों भागी थी, और ये कि उसका घर कहाँ है। हकीकत तो सोना रब ही जानता है थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। हमें तो जो सिराजे ने और जो शकीला ने बताया वो ही जानते हैं, तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ जो तुम जानती हो, मैंने जोर देकर कहा। जी, शकीला के मुताबिक उसका ताल्लुक चांद नगर नामी एक गांव से था, जमीला ने बताना शुरू किया। चांद नगर लाला मूसा से 2 मील दूर मगरिब में वाक़ एक छोटा सा गांव है। शकीला के माँ बाप, बल्कि उसका बाप, उसकी शादी एक 60 साला बुढ़े से कराना चाहता था, और ये रिश्ता उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर घर में उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। शकीला ने यह भी बताया कि उसका बाप सोतेला है और उसने किसी बुढ़े ज़मींदार से तगड़ी रकम पकड़ ली थी, और हर कीमत पर वो शकीला की शादी इस बुढ़े से करना चाहता था। इन हालात में शकीला ने यही मुनासिब समझा कि वो घर से भाग जाए, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना ही देगा। अल्लाह ने सबब बनाया भी तो जमीला ने उसे टिकने नहीं दिया। चाची रहमतें ने जमीला के ज़ख्मों पर मिर्च छिड़कते हुए कहा, वो बदनसीब अगर सिराजे से निकाह कर लेती तो दोनों की ज़िंदगी में बहार आ जाती। दोनों की ज़िंदगी में, जमीला ने नफरत भरे लहजे में चबा चबा कर अदा किया। कौन दोनों चाची? मैं और शकीला, चाची रहमतें ने जवाब दिया। हैं? जमीला ने दीदे घुमाकर अपनी सास की तरफ देखा। जमीला की तरह मुझे भी चाची रहमतें की बात पर हैरत हुई थी। मैंने रहमतें की तरफ देखते हुए सपाट लहजे में दरियाफ्त किया, वो कैसे चाची, तुम्हारी और शकीला की ज़िंदगी में बहार कैसे आ जाती? देखो ना पुत्र थानेदार, वो समझाने वाले अंदाज में बोली, इस बेचारी को घर का सुकून मिल जाता, सिराजे से निकाह करने के बाद वो घर वाली खामिंद वाली हो जाती, और मुझे बुढ़ापे में गोद में पोते पोती खिलाने को खुशी मिल जाती। कौआ इस घर की मुंडेर पर बैठकर काई काई शुरू कर देता है जहाँ से धुआं उठता देखता है, जमीला ने जहरखंद अंदाज में अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, चाहे इस घर के चूल्हे में ऐसे ही आग जल रही हो। एक मरतबा फिर इनमें नए सिरे से महाज आराई का सिलसिला शुरू होने वाला था, लेकिन मैंने मौके की नज़ाकत देखते हुए इन्हें सख्ती से डांटा और जमीला से कहा, अब मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ तुम दोगी, और चाची तुम। मैंने रुए सुखन चाची रहमतें की तरफ फेरते हुए तंबीही अंदाज में कहा, तुम बिल्कुल खामोश बैठोगी। हमारे बीच अगर तुमने बोलने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना? थानेदार पुत्र, मैं समझ गई, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। जमीला, जब तुम्हारा खामिद शकीला को अपने साथ घर लेकर आया तो उसके पास कोई सामान वगैरह भी था? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। जी, एक छोटी सी पोटली थी उसके पास, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने इस्तफसार किया, इस पोटली में क्या था? 2 जोड़े कपड़ों के थे, जमीला ने जवाब दिया, और जनाना इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ें थीं। और कोई जेवर वगैरह? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, बस कानों में सोने की बालियां थीं।
5 नवंबर की सुबह दरिया से जो लाश बरामद की दी थी, इस औरत के कानों में बालियां मौजूद नहीं थीं। जेवरात तो रह गए एक तरफ, इस बदकिस्मत औरत के बदन पर तो लिबास नाम की भी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। बहरहाल इस तफ्तीश के दौरान में 2 अच्छे काम ये हुए थे कि एक तो इस नामालूम मकतूला औरत का नाम मालूम हो गया था, दूसरे ये पता चल गया था कि वो मौजा चांद नगर की रहने वाली थी। अब मैं बआसानी इसके पुरसा से राब्ता कर सकता था, लेकिन इस औरत के साथ होने वाली मुबैना ज़्यादती के ज़िम्मेदारों को तलाश करके इन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाना अभी बाकी था। जब तक इसके कातिल की गर्दन मेरी गिरफ्त में ना आ जाती, मैं सुकून से नहीं बैठ सकता था। मैं मज़ीद 10 मिनट तक घुमा फिरा कर जमीला से मुख्तलिफ सवालात करता रहा, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो जितना कुछ बता चुकी थी, इससे ज़्यादा नहीं जानती थी। मैंने इन दोनों सास बहू को दोबारा हवालात में बंद कर दिया और एएसआई कदीर खान को अपने पास बुला लिया। हुक्म मलिक साहब, कदीर खान मेरे सामने बैठते हुए बोला। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और कहा, नामालूम मकतूला औरत का पता ठिकाना और नाम मालूम हो गया है। अब इसके वर्सा को इतला देने का वक्त आ गया है। इसकी लाश आखिर कब तक अस्पताल के सर्द खाने में पड़ी रहेगी? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी चांद नगर रवाना हो जाता हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोला। चांद नगर एक छोटा सा गांव है। शकीला के माँ बाप को ढूंढना मुश्किल साबित नहीं होगा। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। मैंने कहा, तुम अभी निकल जाओ और शाम से पहले वापस आना है। ठीक है जनाब, वो फर्माबरदारी से बोला। और कोई हुक्म? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। कल रात को तुम करमकोट गए थे, क्या तुमने राना नवाज को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? जी मलिक साहब, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। और नंबरदार साहब ने इसी वक्त मेरे सामने ही अपने ख़ास मुलाजिम को ज़रूरी हिदायत भी दे दी थी। बस तो फिर ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। कदीर खान को रुखसत करने के बाद मैं सिराजुद्दीन उर्फ सिराजा के बारे में सोचने लगा। इस शख्स का किरदार मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। चाची रहमते के मुताबिक वो माल मवेशी की खरीदो फरोख्त का काम करता था, जिसके लिए इसे गांव-गांव, कस्बा-कस्बा घूमना पड़ता था। मैंने गुज़िश्ता रात कदीर खान के हाथ राना नवाज अली के लिए ये पैगाम भिजवाया था कि वो किसी से कहकर सिराजा की निगरानी का बंदोबस्त कर दे, ताकि वो जैसे ही करमकोट में कदम रखे वो इसे पकड़कर मेरे सामने हाजिर कर दे। अभी मैंने कदीर खान से इसी बाबत पूछा था। सिराजा वैसे ही इस केस का एक अहम किरदार था। मकतूला शकीला इसी की दरियाफ्त थी और वो ऐन इसी रोज़ सुबह करमकोट से गायब हो गया था जब दरिया में से शकीला की लाश बरामद हुई थी। और जाते हुए वो अपनी माँ और बीवी को भी ये हिदायत कर गया था कि अगर पुलिस इनसे शकीला के बारे में कोई सवाल करे तो वो अपनी लाइल्मी का इजहार करें। सिराजा की इस हिदायतनुमा एहतियात से जाहिर होता था कि उसे अपने घर पर पुलिस की आमद का खदशा ही नहीं बल्कि यकीन था। मगर क्यों? इस क्यों का एक सीधा साधा जवाब तो यही था कि इसके दिल में किसी किस्म का चोर छुपा हुआ था। अगर इसे यकीन था कि पुलिस शकीला की ज़ात के हवाले से उसके घर आकर पूछताछ कर सकती है, तो इसका मतलब यही था कि वो शकीला को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़ये में मुलविस था। मैं असर की नमाज के बाद थाने में बैठा कदीर खान की वापसी का इंतज़ार कर रहा था कि एक कांस्टेबल ने कमरे में आकर जीदे की आमद की इतला दी। राना नवाज के ख़ास आदमी की आमद की इतला पर मैं चौंक उठा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, जीदा अकेला ही है या अपने साथ किसी लफेंडर को भी लेकर आया है? लफेंडर? कांस्टेबल ने उलझन ज़दा अंदाज से मुझे देखा। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में चंदा कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि वो लफेंडर के मफहूम तक नहीं पहुंच सका था। मैंने वजाहत करते हुए कहा, क्या जीदा के साथ कोई ऐसा बंदा भी आया है जो अपने हुलिये और वज़े कते से चोर उचक्का या उठाई गिरा लगता हो? जी हाँ, कांस्टेबल अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। एक ऐसा बंदा है तो सही इसके साथ मलिक साहब। ठीक है, इन दोनों को मेरे पास ले आओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। अभी मैंने कांस्टेबल के सामने जिस लफंडर यानी लफंगे और आवारा शख्स का जिक्र किया था, इससे मेरी मुराद जमीला का घरवाला यानी डंगर फरोश सिराजुद्दीन उर्फ सिराजा था। फिर जब जीदा मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी मुराद बर आई। जीदा ने मुझे सलाम करने के बाद मुसर्रत अंगेज़ अंदाज में बताया, थानेदार साहब, ये सिराजा है, चाची रहमते का बेटा। मैंने सरतापा सिराजे का जायज़ा लिया। वह आम सी शक्ल सूरत और किंग साइज हाथ पाँव का मालिक एक दुबला पतला और दराज कामा शख्स था।
रंगत सांवली और सर के बाल घुंघराले थे। इसे देखकर मेरे जहन में इसके लिए खरकार का लफ्ज़ चमका था। मुझे इस बात पर शदीद हैरत हुई कि शकीला जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की इसकी बातों में आकर लालू मूसा के रेलवे स्टेशन से करमकोट तक कैसे चली आई। मुझे सिराजे की बयान करदा स्टोरी के पीछे भी कोई और ही सनसनीखेज ड्रामा छुपा हुआ नजर आ रहा था। बैठ जाओ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जीदा मेरी मेज़ के सामने बिछी हुई 2 कुर्सियों में से एक को खींचकर बैठ गया। जब सिराजे ने जीदा की देखा देखी दूसरी कुर्सी की जानिब हाथ बढ़ाया तो मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम सीधे खड़े रहो। वो शिकायती नज़र से मुझे देखते हुए बोला, थानेदार जी, सारी ज्यादतियाँ मेरे साथ ही क्यों जनाब? ओए ज्यादती के घोड़े, मैंने तेज़ नज़र से घूर कर उसे देखा। हमने तुम्हारी कितनी भैंसें और बकरियां चोरी की हैं जो शिकवा कर रहे हो? जनाब, ये ज्यादती क्या कम है कि आपने पिछली रात से मेरी बूढ़ी माँ और जवान बीवी को थाने में बंद कर रखा है। वो नीम एहतजाजी अंदाज में बोला, आखिर इनका कसूर क्या है? इन दोनों का कसूर तुम हो सिराजे, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर तुम चाची रहमते के बेटे और जमीला के घर वाले ना होते तो इन्हें पिछली रात हवालात में ना गुजारना पड़ती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो हैरत और उलझन की अदाकारी करते हुए बोला, मगर मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? मैंने नफरत आमेज अंदाज में इसी के अल्फाज दोहराते हुए कहा। तुमने जो कुछ भी किया है उसका 50% जमीला और चाची रहमते ने मुझे बता दिया है और बाकी का 50% तुम बताओगे। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि लात जूते खाने के बाद जबान खोलो या चुपचाप शराफत से बता दो। बात ख़त्म करते ही मैंने बाआवाज़ बुलंद पुकारा, रहीम और रहीमें। अगले लम्हे रहीम नामी कांस्टेबल मेरे सामने हाजिर हो गया। वो सलूट मारने के बाद फिदवियाना लहजे में बोला, जी मलिक साहब, हवलदार जुम्मा खान से कहो कि दोनों औरतों को हवालात से निकालकर बरामदे में बिठा दे, मैंने तहमाना अंदाज में कहा। उन्होंने सिराजे के काले करतूतों की बहुत सज़ा भुगत ली। अब इस सरकारी लमढेंग की बारी है। कांस्टेबल ओके सर कहते हुए कमरे से निकल गया। फिर मैंने सिराजे की तरफ देखते हुए कड़े लहजे में इस्तफसार किया, हाँ भाई मामे खान, 2-3 दिन से कहाँ सैर सपाटे करने निकले हुए थे? वो जी मैं हाफिजाबाद गया हुआ था, उसने जवाब दिया। हाफिजाबाद में कौन है तेरा? मैंने दुरुस्त अंदाज इख्तियार करते हुए पूछा। कौन से मामे से मुलाकात करने गया था? मैं कारोबार के सिलसिले में उधर गया था जनाब, वो मुतदिल लहजे में बोला। उसके चेहरे के तासुरात से बखूबी अंदाज़ा होता था कि वो इस वक्त खुद को किसी मुसीबत में घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ताहम ढीठ हड्डी और मोटी खाल का होने के बायस वो मेरे सवालात के सामने डटा हुआ था। ऐसा कौन सा कारोबार है जिसके लिए 3 दिन से तुम हाफिजाबाद में घुसे हुए थे? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जी मैं डंगरों की खरीदो फरोख्त करता हूँ, वो मिस्किन सी सूरत बनाकर बोला। इस सिलसिले में मुझे गांव-गांव बस्ती बस्ती घूमना पड़ता है। मैं हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ तक जाता हूँ जी, और आले दुआले के सारे पिंड भी मेरे लिए कोई अजनबी नहीं हैं। जानवरों का कारोबार करते करते तुम खुद भी जानवर बन गए हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। इसीलिए एक छोटी सी बात तुम्हारी अक्ल में नहीं आई? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा और पूछा, कौन सी बात जनाब आली? अच्छा, अब ये भी मैं ही बताऊं तुम्हें? मैंने घूरकर उसे देखा और पूछा, इस अपनी बहन शकीला को लाला मूसा के रेलवे स्टेशन से तुम ही अपने साथ लेकर करमकोट आए थे ना? जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे पता चला है कि इस औरत ने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहो, मैंने खूंखार लहजे में कहा। शकीला ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे बाकायदा कत्ल किया गया है, और वो भी इस तरीके से कि उसकी रूह भी कांप उठी होगी। अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि इस बदनसीब का कातिल कौन है तो मैं तुम्हारी खाल खींचकर भूखे शिकारी कुत्तों को तुम पर छोड़ दूंगा, फिर तुम्हारा जो भी हशर हो। वो थरथर कांपने लगा और मिन्नत रेज लहजे में बोला, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, मुझे नहीं पता उसे किसने कत्ल किया है। तुम्हारे तो अच्छे भी बताएंगे, मैंने धमकी आमेज अंदाज में कहा। तुम्हारी जान एक ही सूरत में छूट सकती है और वो है सच। आप मेरी बात का यकीन करें जनाब, वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। आप कहें तो मैं बड़ी सी बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। मैं नहीं जानता शकीला के साथ क्या वाक़या पेश आया है। शकीला को तो जानते हो ना? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए तंजिया लहजे में पूछा, या इस हकीकत से भी इनकार करोगे? वो थूक निकलते हुए बोला, बस जी
इसके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ कि इसका सौतेला बाप किसी बुढ़े से तगड़ी रकम पकड़कर इससे शकीला की शादी करना चाहता था। वो अपने बाप की उम्र से भी ज्यादा के बंदे से शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं थी, इसलिए मजबूरन उसे घर से भागना पड़ा। इसने तुम्हें जो स्टोरी सुनाई तुमने यकीन कर लिया? जी, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? वो सादगी से बोला। तुम्हें इसने बताया था ना कि वो लाला मूसा के एक नवाही गांव चांदनगर की रहने वाली है, जो लाला मूसा से सिर्फ 2 मील के फासले पर मगरबी सिमत में वाक़ है। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में इस्तफसार किया। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी हाँ। और तुम डंगरों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में अक्सर गुजरात, लाला मूसा और खारियाँ के आले दुआले के गांव के चक्कर भी लगाते रहते हो? मैंने कहा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे यही बताया है ना? उसने एक मरतबा फिर इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा, जब तुम्हें पता चला था कि शकीला घर से भागी हुई एक लड़की है और लाला मूसा के रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 मील के फासले पर उसका गांव चांदनगर वाक़ है, तो तुम उसे उसके घर पहुंचाने में क्यों नहीं चले गए? जनाब, मैंने आपको बताया तो है कि वो किन हालात में घर छोड़ने पर मजबूर हुई थी। वो वजाहत करते हुए बोला। अगर मैं वापस इसे चांदनगर पहुंचा देता तो इसका सौतेला जालिम बाप बुढ़े खुसट से इसकी शादी कर देता। तो कर देता, मैंने बेपरवाही से कहा। तुम क्या उसके चाचे या मामे लगे हुए थे? जनाब, मैं तो इंसानी हमदर्दी के बायस शकीला को करमकोट ले आया था। वो कदरे मजबूत लहजे में बोला। मुझे इस गरीब पर बड़ा तरस आया था। गरीब पर बड़ा तरस आया था? मैंने तंजिया अंदाज में इसी के अल्फाज दोहरा दिए, जैसे खुद तुम तो किसी गांव के चौधरी लगे हुए हो, है ना? मेरे इस तीखे इस्तफसार पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, तुम इंसानी हमदर्दी के नाते शकीला को अपने घर ले आए थे या इस गोरी चिट्टी और दिलकश लड़की पर तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए पूछा, क्या ये दुरुस्त नहीं कि तुम शकीला को अपनी दूसरी बीवी बनाने की नीयत से घर ले आए थे? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो निगाह चुराते हुए बोला। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने यही सोचा था कि इसे घर में ले जाकर शादी कर लूँगा, लेकिन ये बात मैंने इसे लाला मूसा के रेलवे स्टेशन पर नहीं बताई थी, और घर में जब मैंने ये जिक्र निकाला तो जमीला ने एक तूफान खड़ा कर दिया। और इस तूफान की कहानी में जमीला की ज़बानी पूरी तफसील से सुन चुका हूँ। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, तुम तो शकीला की खातिर जमीला को फारिग करने पर भी तुल गए थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मेरी बात की तायद करते हुए बोला। मैं शकीला को अपने निकाह में ला रखा था। दूसरी शादी करना कोई जुर्म तो नहीं जनाब? दूसरी शादी करना यकीनन कोई जुर्म नहीं, मगर घर से भागी हुई किसी लड़की को अपने घर में पनाह देना यकीनन एक संगीन जुर्म है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ख़ास तौर पर इस सूरत में कि तुम्हें इसके घर का पता ठिकाना भी मालूम था। तुम्हें पहली फुर्सत में शकीला को उसके घर पहुंचाना चाहिए था, लेकिन इस खूबसूरत जवान लड़की को देखकर तो तुम्हारे होश ही ठिकाने नहीं रहे थे, बल्कि तुम्हारी नीयत के दांत निकल आए थे। बस जी, गलती हो गई। वो रोनी सूरत बनाकर बोला। गलती हुई है तो अब उसे भुगतना भी पड़ेगा, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। इस बदनसीब की आबरू को तार तार करते हुए मौत के घाट उतारा गया है। मैं जब तक इसकी इज्जत के लुटेरे और इसके सपाक कातिल को इबरतनाक सज़ा नहीं दिलवा लूँगा, मुझे चैन नहीं आएगा। और तुम मुझे इस दरिंदे तक पहुँचाओगे जिसने शकीला का हशर नशर किया है। मैंने कुछ नहीं किया जनाब, वो आजिज़ी से बोला। शकीला की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। इसकी मौत में तुम्हारा कोई हाथ है या पाँव, इसका पता आज ही चल जाएगा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने शकीला के वारिसों को बुलाने के लिए अपना एक बंदा उधर चांदनगर रवाना किया हुआ है। बस वो थोड़ी देर में वापस आने ही वाला है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच सच बता दो, शकीला की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ खबर ना हो। जनाब, आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मगर मेरी बात का यकीन कर लें। वो मिन्नतरेज़ लहजे में बोला। मुझे तो ये भी पता नहीं कि शकीला कब मेरे घर से गायब हो गई। जब मैं सोकर उठा तो सुबह पता चला कि वो घर में नहीं है। जिस खूबसूरत लड़की से तुम शादी के ख्वाब देख रहे थे, वो चुपचाप घर से निकल गई और तुम्हें खबर ही नहीं हुई। मैंने तेज़ नज़र से इसे घूरा। क्या तुमने मुझे इतना ही बेवकूफ़ समझ रखा है कि जो भी कहानी तुम मुझे सुनाओगे मैं फ़ौरन यकीन कर लूँगा? सच बोलने के लिए तैयार हो
या मैं तुम्हें हवलदार जुम्मा खान के हवाले कर दूं? थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। तुम किसी भी जाविये से बेकसूर नहीं लगते, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझे पता चला है कि तुम डंगरों की खरीदो फरोख्त के बहाने लोगों के माल मवेशी चुराने का धंधा भी करते हो। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला कि किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। मैंने किसी के डंगर नहीं चुराए। उसकी ज़बान इनकार कर रही थी, मगर आंखों और चेहरे के तासुरात उसकी ज़बान का साथ नहीं दे रहे थे। ये बात तो तय हो गई कि वो माल मवेशी की चोरी में घुटने घुटने धंसा हुआ था। मैंने मौका गनीमत जानते हुए एक फौरी ख्याल के तहत कहा, डंगरों की चोरी तो कोई ख़ास बात नहीं है सिराजे, मुझे तो तुम्हारे एक और संगीन जुर्म का भी सुराग मिला है। वो मुँह से कुछ नहीं बोला, सरासीमा नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने 100 सुनार की और 1 लोहार की वाले फार्मूले पर अमल करते हुए सनसनीखेज अंदाज में कहा, सिराजा, क्या ये सच है कि तुम औरतों के व्यापार में भी मुलविस हो? एक इलाके की औरतों को मुख्तलिफ बहानों से बहला फुसलाकर तुम अपने साथ ले आते हो और फिर दूसरे इलाके में ले जाकर फरोख्त कर देते हो। इसके चेहरे और आंखों में बेपनाह खौफ उमड़ आया। मुझे यूं महसूस हुआ कि वो अभी चकराकर ज़मीन बोस हो जाएगा। अगले ही लम्हे मेरे एहसास ने अमली शक्ल इख्तियार कर ली। बाज़ औक़ात अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर इस तरह निशाने पर जाकर बैठता है कि आपको अपनी कारकर्दगी पर यकीन ही नहीं आता। सिराजे के मामले में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे चुभते हुए तेज सवाल के जवाब में वो त्योराकर कमरे के फर्श पर जा गिरा था। ये इसकी शिकस्त का बयान सबूत था। मैंने इसे हवलदार के हवाले कर दिया। जुम्मा खान को सिराजे पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी थी। अगली सुबह बेमामूल थाने पहुंचा तो इस केस के आखिरी और मरकज़ी किरदार का सुराग भी मिल गया था। मेरा यह अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था कि सिराजा डंगरों के कारोबार के अलावा औरतों की खरीदो फरोख्त में भी मुलविस था। उसने इकबाल जुर्म करते हुए बताया, जनाब, ये सच है कि मवेशियों के कारोबार में ज़्यादा बचत नहीं है, इसलिए आवारा घूमते फिरते मवेशियों को भी छप्पर करना पड़ जाता है। मुझे जो भी लावारिस जानवर नज़र आता है उसे भी घेर कर अपने रेवड़ में शामिल कर लेता हूँ। सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं हो तुम, मैंने उसे घूरा। शकीला की तरह घर से भागी हुई कोई लड़की तुम्हारे हत्थे चढ़ जाए तो तुम इसे भी एक कीमती जानवर समझकर अपने काबू में कर लेते हो और फिर महंगे दामों किसी कदरदान के हवाले कर देते हो। यही बात है ना? जी हाँ जी, यही बात है, वो अजीब सी बेगैरती से बोला। लेकिन शकीला के मामले में मेरी नीयत साफ थी। मैं इससे बाकायदा शादी करना चाहता था। खुदा बुरा करे सफदर का, जिसकी वजह से सारा काम ही खराब हो गया। बात ख़त्म करके उसने गर्दन झुका दी। ये सफदर कौन है? मैंने सरसराते हुए लहजे में सवाल किया। और उसने किस तरह तुम्हारा काम खराब कर दिया था? सफदर चौधरी इफ्तिखार का ख़ास बंदा है जी, उसने बताया। सफदर को पता चल गया था कि मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत औरत आई है। उसने जाकर चौधरी इफ्तिखार को बता दिया। चौधरी इफ्तिखार बहुत ही अय्याश और पहुंच वाला बंदा है जी। उसने मुझे अपनी हवेली बुलाया और शकीला को उसके हवाले करने को कहा। मैंने चौधरी इफ्तिखार को सच सच बता दिया कि मैं शकीला से शादी करना चाहता हूँ। वो ढिठाई से बोला कि शादी तुम 2-3 दिन बाद भी कर सकते हो, अभी तुम शकीला को 1-2 दिन के लिए मेरे हवाले कर दो। थानेदार साहब, मैं चौधरी इफ्तिखार के सामने मजबूर हो गया था। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, तुम इसी चौधरी इफ्तिखार की बात कर रहे हो ना, जो नूरपुर का चौधरी है? मौजा नूरपुर मेरे इलाके से ज़ेरी सिमत 2 मील के फासले पर वाक़ था, यानी वो दरिया के बहाव की जानिब मगरिब में वाक़ था। चौधरी इफ्तिखार की अय्याशी, बदमाशी और जुल्म जबर की मैंने बहुत सी दास्तानें सुन रखी थीं, लेकिन अभी तक इस पर बराह रास्त हाथ डालने का मुझे मौका नहीं मिल सका था। जी हाँ, मैं इसी चौधरी इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ, सिराजे ने असबात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। चौधरी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने 1-2 दिन के लिए शकीला को उसके हवाले न किया तो वो हम दोनों के टुकड़े करके चील कौओं को खिला देगा। चौधरी बहुत ही जालिम इंसान है जनाब। मैं शकीला को उसके हवाले करने पर मजबूर हो गया था। मुझे क्या पता था कि वह हविस के नशे में ऐसा दरिंदा बन जाएगा कि शकीला इसकी बर्बरियत का निशाना बनकर मौत के मुंह में चली जाएगी। इसकी आवाज़ में नमी उतर आई। वो भर्राए हुए लहजे में बोला, जनाब, शकीला की मौत का मुझे भी बहुत दुख है, मगर मैं इस सिलसिले में चौधरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बिगाड़ूंगा चौधरी का।
मैंने बड़े अज़्म से कहा, मैं इसका सब कुछ बिगाड़ कर रख दूंगा। सिराजे को मैंने दोबारा हवालात में बंद कर दिया। इसके हाथ इतने भी साफ नहीं थे कि मैं एक बाले जुर्म के बाद इसे घर जाने की इजाज़त दे देता। उसने डंगरों की चोरी चकारी के अलावा लड़कियों की खरीदो फरोख्त का भी इकरार कर लिया था, जो कि एक संगीन जुर्म था। मैं सिराजे को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। इसकी गवाही से तो मैं चौधरी इफ्तिखार की ऐसी कमतेसी करने वाला था। इसी रोज़ दोपहर से पहले मैंने चौधरी इफ्तिखार को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। उसने सारा इल्ज़ाम अपने मुलाजिम सफदर पर डाल दिया। मैंने सफदर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया और इस तफ्तीश के दौरान में चौधरी पहले तो मुझे ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ देता रहा। जब उसने देखा कि मैं उसकी धमकियों से मरूब नहीं हो रहा तो वो मिन्नत समाजत पर उतर आया और मेरी खिदमत का ख्याल जाहिर किया। जब वो मुझे एक भारी रकम रिश्वत में देने की पेशकश कर रहा था तो इस लम्हे मेरे तसव्वुर में मजलूमा मकतूला शकीला का अज़ियत से भरा हुआ चेहरा घूम गया। मैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर को कभी नहीं भूल सकता था। मैंने तेश में आकर चौधरी इफ्तिखार को लातों मुक्कों पर रख लिया और हवालात के अंदर ही इसकी वो धुलाई कर डाली कि जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आइंदा रोज़ मैंने इस केस का चालान तैयार करके चौधरी इफ्तिखार को अदालत के हवाले कर दिया। सिराजे ने इसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का इरादा जाहिर किया तो मैंने उसकी बात मान ली। मैं हर कीमत पर चौधरी इफ्तिखार को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहता था और इस सिलसिले में सिराजे की गवाही बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती थी। ये मामला तो किसी तरह निमट गया। चौधरी इफ्तिखार पर कोई 2 साल तक केस चला, फिर अदालत से इसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। लेकिन इस केस का एक पहलू आपके जहन में चुभ रहा होगा और वो ये कि मौज़ा नूरपुर तो मेरे कस्बे की मगरबी सिमत में वाक़ था, यानी दरिया के ज़ेरी हिस्से में। फिर शकीला की लाश पानी में उल्टी सिमत तैरते हुए हमारे कस्बे तक कैसे पहुंच गई? पानी की मुखालिफ सिमत में तैरना किसी लाश के बस का काम नहीं। इस सिलसिले में चौधरी इफ्तिखार के ख़ास आदमी ने बड़ी चालाकी से काम लिया था। जब रात के किसी हिस्से में शकीला चौधरी के जुल्म सितम का निशाना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठी तो चौधरी ने फरीद को उसकी लाश ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी और इस शातिर शख्स ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था। इसने शकीला की लाश को ऐसे मकाम पर दरियाबूद किया कि ऐसा लगे लाश पीछे से कहीं बहती हुई आई है और वाकई शुरू में मैंने ऐसा ही समझा था। ये अलग बात के बाद एक के बाद एक हकीकत खुलती चली गई और मैं शकीला की बर्बादी के जिम्मेदार उसके कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अल्लाह भी एक हद तक ही अपनी रस्सी को दराज करता है, फिर जब वो पकड़ और जकड़ पर आता है तो बड़े बड़े फन्ने खान बेबस हो जाते हैं। कानून कुदरत के साथ खुल्लम खुल्ला मजाक करने वाले ज़्यादा अरसे तक आज़ाद दंदनाते नहीं फिर सकते। ऐसे नाफरमानों का अंजाम बड़ा ही भयानक और हसरतनाक होता है, जैसा कि चौधरी इफ्तिखार का।